हेलो हेलो एवरीवन। ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये जो वन शॉट होने वाला है आपका, ये यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। एंड ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको मैंने अभी तक तो अपलोड नहीं किया है, जस्ट उसको लेफ्ट किया है। लेकिन यूनिट नंबर 2 एज वेल एज यूनिट नंबर 3 मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट देख लेना। और आज हम यूनिट नंबर 4 भी कवर कर देंगे। उसके बाद बचेगा केवल यूनिट नंबर 5। तो आपके एग्जाम से पहले पहले मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट है ना, पूरा अच्छे से मैं मतलब एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते ही हो कि वन शॉट में प्रोवाइड करता हूँ। और इससे पहले मैं बता दूं, जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क का पूरा मैंने लगातार मतलब कंटिन्यूअसली मेरे को अपलोड करने में मुझे 1 वीक लग गया। 1 वीक में मैंने पूरा एकदम मतलब जितने भी आपके मतलब सब्जेक्ट के जो नेटवर्क है, यूनिट 5 है, पांचों यूनिट जो है मैं बहुत अच्छे से अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज नेटवर्क का जाइए और नेटवर्क का देखिए। नेटवर्क में अगर कोई भी लगे आपको कि हाँ यहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपको मतलब मैं रिप्लाई दूँ। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये जो यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 का जो आई थिंक ये यूनिट नंबर 4 का मैंने नाम तो नहीं लिखा, तो ठीक है। यूनिट नंबर हम 4 पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन। मतलब ये फर्स्ट का है। सबसे पहले हाँ, ट्रांसफार्मर इसका नाम हो सकता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। हम टॉपिक में पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। देखिए सबसे पहला यूनिट जो है, यूनिट नंबर फर्स्ट में आज तक समझ ही नहीं आता जब मैं पढ़ रहा था वो दिया क्या है। उसमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कन्वर्जन के टाइप कन्वर्जन के बारे में है, और थोड़ा सा थ्योरी हो रही है। एक डेरिवेशन है वो जो कि आता है यूनिट नंबर 4। अभी यूनिट नंबर 1 मेरे को भी नहीं समझ में आया कि कहता क्या है, ठीक है। यूनिट नंबर जो 2 था वो डीसी मशीन फर्स्ट था। आपका जो यूनिट नंबर जो 2 था, यूनिट नंबर 2 जो था आपका डीसी मशीन फर्स्ट। डीसी मशीन फर्स्ट में जितने डीसी के कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म जो होता है, मतलब उसमें कुछ टेस्टेस थी, वो भी टेस्ट हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जितने टाइप के मोटर थे वो भी पढ़ा। यूनिट नंबर थर्ड जो था वो केबल और टेस्टिंग के बारे में, टेस्टिंग के पर्पज के बारे में था। सम मतलब हमने बहुत टाइप के टेस्ट देखे, लाइक वार्ड लियोनार्ड देखा, फिर से स्विनबर्न देखा होगा। स्विनबर्न के बाद हमने मतलब और भी टेस्ट देखे थे, हॉपकिंसन देखा था। तो ये सब टेस्ट जो है ना आपके मतलब ये जो क्या बोलते हैं आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज जो आपका ये क्या बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम व्यू से भी जितने भी आपके ये यूनिट थे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप इंटरेस्ट नहीं बनाओगे ना ये मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में, तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड भी आपको समझ में नहीं आएगा। और दिस इज वाई कि अगर आप जाओगे गेट का लेक्चर पढ़ने तो बहुत ही ज्यादा सिलेबस हो जाता है और सबको ये बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड किया हूँ, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर मेरी ये सभी वीडियोस को देखोगे तो जितना मेरे को इंटरेस्ट है उतना ही आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए हम टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। विद द हेल्प ऑफ देख सकते हो पूरा फुल्ली मतलब ये देख सकते हो एकदम हमने फिगर के साथ आप देख ही रहे हो कि अभी का क्वालिटी कंटेंट और पहले क्वालिटी कंटेंट में मतलब बहुत जमीन आसमान का मैं कह सकता हूँ फर्क आ गया है। जस्ट बिकॉज कि इस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ प्योरली। मैं अभी इस पे एज अ स्टूडेंट फाइनल ईयर आई एम जस्ट फोकसिंग माई सेल्फ टू डेवलप माई स्किल इन टीचिंग एज वेल एज गेन मोर डीप नॉलेज। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर देखते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होगा, उसको ट्रांसफार्मर का सेल टाइप देखेंगे। कोर टाइप मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। सेल टाइप होता है, फिर से कोर टाइप होता है। एक मिनट, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। देखिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, सेल टाइप या कोर टाइप होता है। तो दोनों टाइप के हम ट्रांसफार्मर देखेंगे। कोर टाइप में लिख दे रहा हूँ, कोर टाइप होता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे। ये में इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक्साइटेशन फिनोमेना देखेंगे, हार्मोनिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखेंगे, ट्रांसफार्मर इनवर्स करंट देखेंगे, फिर ट्रांसफार्मर टेस्ट देखेंगे। देखिए कितने भी 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट, ऑलरेडी इससे पहले भी मैंने आपको बताया होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक जो होता है ओपन सर्किट टेस्ट। इससे पहले जब लॉसेस में बता रहा होगा तो जरूर मैं बताऊंगा कि 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है किस लिए होता है भाई, कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए, कॉपर लॉस। अब कॉपर लॉस भी बहुत अच्छे से मैंने इससे पहले मतलब बता दिया है। और जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो कोर लॉस फाइंड करने के लिए किया जाता है। और इससे पहले भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा कि जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस क्या होता है, क्यों होता है, ये भी मैंने बताया होगा, ठीक है। और ये जो आपका कोर लॉस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूँ, क्यों? क्योंकि यही चीज तो आपके जब आप कभी भी इन फ्यूचर आप जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे ना, तो यही चीज रिपीट होता है। और मैं आपके साथ मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जो वन शॉट दे रहा हूँ, आपके साथ मेरा भी रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं बार बार लिख देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि यही सब चीजें जो हैं, आप पीएसयू का इंटरव्यू दो, आप किसी भी चीज का इंटरव्यू दो, आपसे यही चीज पूछा जाता है। तो यही कारण है कि मैं भी इसको बार बार रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। आपके साथ साथ मेरा भी रिवीजन हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम संपूर्ण टेस्ट देखेंगे, फिर पोलैरिटी टेस्ट देखेंगे, फिर जो हमारा फर्स्ट जो सिंगल फेज है, थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, हमारा डिफरेंस क्या है, फिर पावर इन ऑटो ट्रांसफार्मर देखेंगे, फिर वोल्टेज जो एम्पियर है, जो हमारा ट्रांसफार्मर को वोल्टेज एम्पियर में मेजर करते हैं। क्यों नहीं, मतलब जो आप मोटर देखोगे, मोटर को हम वाट में, मतलब किलो वाट वाट में उसको मेजर करते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, केवी में हम मतलब मेजर करते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसको हार्स पावर, पावर में वाट, मतलब जो हमारा मोटर होता है। तो इनके बीच में भी थोड़ा मैं डिफरेंस बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉपर सेविंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, लास्ट में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको जरूर कराऊंगा। मैं तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी आपको NUME न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, क्योंकि पहले मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पाता, जस्ट यही मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन उस ड्रॉबैक को मैं अब खत्म कर दिया हूँ। आई होप आप नेटवर्क पढ़ोगे तो देखोगे कि बहुत ही प्योर जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने कवर किया है, ठीक है। सबसे पहले अब चलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, देखो सबसे पहले मतलब मेरे को सुनो, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। ट्रांसफार्मर एक आपका स्टेप अप या स्टेप अप डिवाइस होता है। स्टेप अप देखिए, सबसे पहले स्टेप अप या स्टेप डाउन। स्टेप डाउन जो होता है ये वोल्ट डाउन, DOWN डाउन, ये किसको किसको स्टेप करेगा, स्टेप अप ये स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को, VOLTAG वोल्टेज को, या करंट को, या हमारे पावर को। ये क्या करेगा, वोल्टेज को मतलब करंट को, पावर क्या करेगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन। इसका यही काम होता है, जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है बस दो ही काम होता है, स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। क्योंकि इसके ड्यूरेशन में ना, जैसे जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसके ड्यूरेशन में जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी जो है नहीं चेंज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर मान चलो इधर हमारा 50 हर्ट्ज है, मान चलो इधर हमारा 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तो इधर भी हमारा कितना होगा आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज ही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन जो है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि ट्रांसफार्मर एक हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस। हाँ भाई, सबसे बड़ी बात, इस ट्रांसफार्मर एक हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ट्रांसफार्मर सेम एज इट इज ना हमारा, अगर मतलब अगर स्टैटिक ना करके अगर मोटिव कहते हैं, मोटिव डिवाइस, मोटिव डिवाइस वही सेम मोटिव पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मोटर आ जाएगा, मोटर आ जाएगा, इंडक्शन मोटर जो भी है वो हमारा क्या आ जाएगा, MOTIVE। ये मोटिव मतलब मैं लिखा हूँ, तो मोटिव मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें मोशन आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मोटर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि हमारा जो सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो होता है, आप देखे होंगे यार, ट्रांसफार्मर मूव थोड़े नहीं करता है यार। एक जगह हम उसको रख देते हैं और वो क्या करता है, मीनिंग हैव नो मूविंग पार्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि नो मूविंग पार्ट एज वेल एज ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसलिए आप देख सकते हो हाईलाइटेड भी है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस बेस पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। उसके बाद आगे लिखा है कि इट वर्क ओनली अल्टरनेटिंग करंट। ऑब्वियसली देखो, सबसे 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 इंपॉर्टेंट ना, केवल और केवल ये एसी पे काम करेगा, क्योंकि क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होता है। और हमारा म्यूचुअल इंडक्शन या फ्लक्स लिंकेज कब होगा, फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फ्लक्स LINKAGE लिंकेज कब होगा भाई, ये एसी में ही पॉसिबल है ना। डीसी में तो पॉसिबल ही नहीं है, डीसी में हमारा फ्लक्स लिंकेज नहीं पॉसिबल है, ठीक है। डीसी में हमारा फ्लक्स लिंकेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वाई इट्स वर्क ऑन अल्टरनेटिंग करंट ओनली। कोई अगर आपसे पूछ दे, ये ही बहुत ही, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ईयर में वन शॉट भी पढ़ रहे हो ना, INTER इंटरव्यू, आप जब पढ़ रहे हो सेकंड ईयर में event, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे ऑपरेट करता है कि नहीं। कह देना सबसे पहले नहीं नहीं नहीं, 1000 बार मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं करेगा, क्यों, फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। अगर हम डीसी प्राइमरी में देंगे तो प्राइमरी तक ही रह जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा नहीं, प्राइमरी और एंडिंग जो है जल जाएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रियली इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट टू नो। आप भले ही 10 दिन पहले पढ़ रहे हो, एक महीना पहले पढ़ रहे हो, वन शॉट मेरा पहले पढ़ रहे हो, 2 दिन पहले ही पढ़ रहे हो, लेकिन अगर मेरा वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको एक मतलब एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो जाएगा यार ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर होता क्या है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पता कि ट्रांसफार्मर एसी पे चलता है या डीसी पे चलता है, तो आप मान के चलो आप अपने क्लास में 9.5 भी से जीपीए ला रहे हो, अगर मान चलो आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि एसी और डीसी में ट्रांसफार्मर क्यों डीसी पे नहीं चलता है, अगर आपको नहीं पता है तो ये जीपीए ना कोई काम का नहीं है यार। किस काम का जीपीए तुम्हारा, किस काम का मार्क्स, जब तक तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो किसी कंपनी में जाओगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट होगा ना, कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। ये थ्योरेटिकल वाला जो जमाना था ना वो खत्म हो गया। तो इसीलिए मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली जितना मैं दे सकूं, ठीक है। थ्योरेटिकली तो आपके लिए पीपीटी है ही यार, आप पढ़ सकते हो अपने से, है ना। टीचर की नीड क्या है, पीपीटी तो आप भी खुद भी पढ़ सकते हो। एक टीचर, एक गाइडर की इंपॉर्टेंस यही होती है ना कि जो चीजें आपको नहीं पता है वो पता हो जाए, ठीक है। तो इट्स वर्क ओनली ओनली एसी करंट्स। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा हो। उसको लिखा कि द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखो लिख दिया कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन चेंज होता है।
while voltage and current level increase or decrease. It operate on electromagnetic induction और discovered by Faraday. Obviously याद रखना, power transfer take place through the magnetic flux. मतलब इसमें magnetic flux देख सकते हो, हमारा इसमें लिंकेज होता है वो magnetic flux से होता है। एक मिनट, पीला इसमें काम करेगा, देखो ये magnetic flux, ये देख रहे हो ना, ये magnetic flux है, ये क्या है हमारा फ्लक्स, ये फ्लक्स है, फ्लक्स के कारण हमारा क्या होगा, लिंकेज होगा, ठीक है। ये फ्लक्स से ही हमारा क्या होता है, लिंकेज होता है, लिंकेज। जब तक लिंकेज नहीं होगा, यार कहाँ गया ये कहाँ लिख रहा है, कहीं दिख रहा है कर्सर? हो, एक मिनट, लिखना ही पड़ेगा, कहाँ लिख रहा है ये, यहाँ पे लिख रहा है, मतलब ये व्हाइट में व्हाइट हो गया यार, समझ नहीं आ रहा है कहाँ ये है। जस्ट वेट, लिख कहाँ रहा है ये, कहीं तो लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, अच्छा यहाँ पे व्हाइट में व्हाइट नहीं ले रहा हूँ, ये लूँ, हाँ ये लूंगा तो देखो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया, जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स जो होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो ये डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है ना, बाई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एक्सेप्ट ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, ये चीज अभी ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, इनमें जो होता है ना, देखो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, देखो ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी में फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ये फ्लक्स लिंकेज होगा, और हमारा सेकेंडरी में क्या होगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट कनेक्शन है, इनडायरेक्ट कनेक्शन, इनडायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन अभी जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ोगे ना, तो ऑटो ट्रांसफार्मर डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप बताओ, अभी तक मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट से अधिक हो गया होगा, 5 से 10 मिनट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज था, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, ट्रांसफार्मर एसी पे क्यों वर्क करता है, डीसी पे क्यों नहीं वर्क करता है। डीसी पे इसलिए नहीं वर्क करता है कि डीसी का फ्रीक्वेंसी जो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। जीरो होता है तो हमारा फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा। फ्लक्स लिंकेज, एल आई एन लिंकेज लिख दे रहा हूँ हिंदी में, देखियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फ्लक्स जो होगा डीसी में हमारा क्या होगा, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जो हमारा फ्लक्स होगा वो LINKAG लिंकेज नहीं, नहीं, अरे यार, जस्ट 1 मिनट, फ्लक्स लिंकेज नॉट in DC. Okay, I hope now it's clear. Okay, now coming to second slide. Okay, second slide, construction of our transformer. तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, आपने यार अपने इलाके में जरूर ट्रांसफार्मर देखा होगा। यही तो चीज है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो भी सब्जेक्ट होता है वो प्योरली जो होता है ना, आप मतलब देख सकते हो, मतलब अपने आसपास जो भी चीजें हैं वो देख सकते हो। तो ट्रांसफार्मर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले ये क्या है, कंजर्वेटर टैंक होता है, ये वाला जो देख रहे हो पार्ट, ये कंजर्वेटर टैंक होता है, यही होता है एक्सपेंशन माल होता है। अब ये बता दूं सबसे पहले, हमारा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। जैसे इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें ऑयल भरे होते हैं, ऑयल ऑयल क्या करता है, कूलिंग का काम करता है। ये रेडिएटर भी कूलिंग काम करता है। इसमें जो ऑयल होता है ना, आता है तो हवा लगेगा तो क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल किस चीज का बनता है, वो मतलब जो होता है मिनरल ऑयल का बनता है। इसके बारे में ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन माल होता है, ये ऑयल गेज होता है, ये थर्मोस्टेट होता है जो कि हमारा प्रेशर मेजर करता है। ये बूसिंग होता है जिसमें हमारा जो है कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ कनेक्शन हम देते हैं, कनेक्शन लगाते हैं RYB, तो हमारा बूसिंग हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर का ये मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सबसे पहले हमारा मेन पार्ट में मैग्नेटिक कोर आता है। तो मैग्नेटिक कोर होता है, मैग्नेटिक कोर जिसमें हमारा फ्लक्स लिंकेज होता है, वो किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसका प्रोवाइड लो रिडक्टेंट पाथ फॉर द फ्लक्स, लेमिनेशन रिड्यूस एडी करंट। इससे पहले हमने लेमिनेशन क्यों यूज करते हैं, एडी करंट कैसे मतलब ये इंप्रूव करता है, इसके बारे में भी हमने शायद बताया होगा आपको प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक कोर जो होता है वो किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। उसका वाइंडिंग वाइंडिंग जो होता है, प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू सप्लाई, सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू लोड सप्लाई। प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो सप्लाई से कनेक्ट होता है। देखो ना, अभी आपको हमने बताया था कि जो हमारा अगर ट्रांसफार्मर का भी फिगर जस्ट अभी पहले ही बनाया था, अगर हम चलिए ये ट्रांसफार्मर है, तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग जो है, ये प्राइमरी वाइंडिंग जो होगा, ये भाई सप्लाई से कनेक्ट था ना, ये प्लस माइनस बी, ये मतलब ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये प्लस माइनस में बना रहा हूँ, ये जो होगा एसी होगा, एसी। ये किससे कनेक्ट है, ये सप्लाई, ये हमारा क्या है, SU डबल P L Y सप्लाई है। और इधर हमारा क्या है, आउटपुट, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये हमारा PW प्राइमरी वाइंडिंग फिजिक्स वाला नहीं है, ये S सेकेंडरी वाइंडिंग, SW, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग जो है किससे कनेक्ट है, ये हमारा लोड से कनेक्ट होगा, यही चीज लिख रहा है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होगा हमारा सप्लाई से, ये सप्लाई, प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है हमारा लोड से कनेक्ट होगा, ठीक है। और मेडअप ऑफ जो वाइंडिंग होता है वो कॉपर का या एल्यूमिनियम का बना होता है, ये तो आप जानते होंगे। इंसुलेशन जो होता है उनके बीच में लगाया जाता है, जो भी हमारा ये ऑयल हम फिल करते हैं वो इंसुलेशन को मतलब बनाए रखने के लिए, शॉर्ट सर्किट ना हो। जो टैंक होता है कूलिंग पर्पज के लिए होता है, और जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, बनाए रखने के लिए जो है ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज करते हैं, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है
मतलब ठंडा रह सके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट। नाउ आई एम कमिंग टू वर्किंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, हाउ इट्स वर्क। तो सबसे पहले देखो, यही है मैं समझा रहा हूँ, पर प्राइमरी में मान चलो 50 हर्ट्ज जो है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई देते हैं। तो इसमें फ्लक्स लिंकेज होगा, फ्लक्स लिंकेज होगा तो क्या होगा, मान चलो इसमें फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, देख रहे हो ना 5 ये फ्लक्स लिंकेज होगा, तो फिर इसमें जाएगा तो फिर हमारा वोल्टेज और करंट स्टेप अप या स्टेप डाउन होके और इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर कैसे वर्किंग होता है, मान चलो यहाँ पे 50 हर्ट्ज, टू मान के चलो यहाँ पे 220 वोल्ट दे रहे हैं, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज दे रहे हैं। तो यहाँ अगर स्टेप डाउन होगा, अगर मान चलो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो हमारा अब ये रेशियो पे डिपेंड करेगा कितना रेशियो है। तो मान चलो इधर में 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज मिलेगा, तो ये बल्ब हमारा क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम मतलब कितना वोल्टेज कितना करंट लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं। ये बस समझाने के लिए हम बताया कि वर्किंग कैसे करता है। फ्लक्स लिंकेज करेगा, फ्लक्स लिंकेज करने के बाद हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा, और हमें जितना रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज देगा। इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है ऑन द बिहाफ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, यहाँ पे लिख रहा है कि व्हेन एसी इज अप्लाई टू द प्राइमरी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो, वही हमने बताया कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो हमारा फाई है, देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो हमारा फाई है वो क्या करेगा, इनकोर। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि द फ्लक्स लिंकेज इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू फ्लड ईएमएफ इज इंड्यूस इन बोथ कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, फिर पावर फ्लो होगा, और हमारा नो डायरेक्ट कनेक्शन, इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग से हमारा क्या होगा, एनर्जी मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होगा। तो वर्किंग आपको आई होप एकदम बिल्कुल समझ में आया हो। कुछ नहीं होता है, हमारा प्राइमरी में फ्लक्स लिंकेज होता है, फिर सेकेंडरी में जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स, और हमारा जो है बल्ब ग्लो हो जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है दो टाइप का होता है। सबसे पहला हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। कोर टाइप क्या होता है, देखो ये हमारा जो होता है ना, ये जो बाहरी पार्ट देखते हो ये कोर होता है, योक जो मशीन में भी आपने पढ़ा था, ये बाहरी पार्ट जो होता है योक होता है। अब योक के ऊपर जो हम मतलब यहाँ पे जो वाइंडिंग करते हैं, मान के चलो ऐसा वाइंडिंग कर रहे हैं ना, ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग चल लो, वाइंडिंग मान लो, ये दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है ना, कलर दूसरा लेते हैं, एक मिनट। कलर कौन सा ले, पीला दिखेगा, पीला तो और नहीं दिखेगा, व्हाइट, व्हाइट देखता हूँ, व्हाइट दिखेगा, ओहो, जस्ट वेट। यहाँ पे अगर हम व्हाइट कलर ले लें दिखेगा, हाँ व्हाइट कलर दिख रहा है, एक मिनट। तो ये हमारा जो वाइंडिंग है ना, जो हम अगर योक के ऊपर कर रहे हैं, जैसे ये योक के ऊपर जो वाइंडिंग हम कर रहे हैं, और हमारा जो ये योक हो गया मतलब बाहरी, और इस पे जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं, ये वाइंडिंग हम जो कर रहे हैं, ये जो है इसको कोर टाइप बनाता है। मतलब कोर पे जो वाइंडिंग हम कर रहे हैं, ये हमको कोर टाइप ट्रांसफार्मर, लाइक यहाँ पे देखो लिंब है, इसे लिंब कहते हैं, और ये दोनों लिंब है, ये हमारा योक है, ये हमारा फ्लक्स पाथ है। तो यही लिख रहा है कि जो हमारा कोर टाइप होता है, कोर टाइप जो होता है, इसमें दो वर्टिकल लिंब होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही। देखो फिर से व्हाइट गया, व्हाइट फिर से नहीं दिखेगा, कहाँ, एक मिनट रेडी लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो हमारा जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें दो लिंब होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्टिकल हमारा लिंब होते हैं, वर्टिकल लिंब है ना, एंड टू हॉरिजॉन्टल योक होते हैं। दो लिंब, एक लिंब, दो लिंब, ठीक है। और एक योक, दो योक, दो योक हो गया, ठीक है। वाइंडिंग आर डिवाइडेड इनटू द बोथ लिंब, मतलब लिंब से हमारा वाइंडिंग डिवाइडेड होते हैं। रिड्यूस द लीकेज ऑफ द फ्लक्स, इंप्रूव द कपलिंग। वो एलविस जो लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर, कोर के पास में हमारा लो वाइंडिंग, जो लो वाइंडिंग देख रहे हो ना, लो वाइंडिंग कोर के पास किया जाता है। एंड जो हाई वाइंडिंग है वो किया जाता है प्लेस्ड ओवर द लो वाइंडिंग, मतलब लो वाइंडिंग के ऊपर हाई वाइंडिंग, मतलब सबसे पहले हमारा इस एक के ऊपर एक, मतलब यहाँ पे लिख रहा है ना कि लो वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर टू रिड्यूस द इंसुलेशन कॉस्ट, एज वेल एज हाई वाइंडिंग इज प्लेस्ड ओवर द लो वाइंडिंग। लो वाइंडिंग को हमारा हाई वाइंडिंग होता है ताकि हम कॉस्ट बचा सके। यहाँ पे लिख रहा है कि वाइंडिंग आर अरेंज कंसेंट्रिकली कॉल्ड सिलिंड्रिकल वाइंडिंग, मतलब एक के ऊपर एक किया जाता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है ना, इसको सिलिंड्रिकल वाइंडिंग कहते हैं। इजियर टू कूल ड्यू टू द बेटर एक्सपोजर, ये देख रहे हो ना, इतना हवा निकलने के लिए इसमें एक जगह है, तो बहुत आसानी से कूल हो सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अवर कोर टाइप ट्रांसफार्मर। जैसे हमारे कोर के ऊपर जो वाइंडिंग किया जाता है इसलिए कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब आते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल देख सकते हो, ये हमारा क्या है, लिंब है, ये हमारा लिंब है, और ये हमारा क्या है, आउटर लिंब है, ये दोनों आउटर लिंब है, ये हमारा सेंट्रल लिंब है। जब सेंट्रल लिंब पे वाइंडिंग करते हैं, एक के ऊपर एक, लो वाइंडिंग फिर हाई वाइंडिंग, हाई वाइंडिंग लो वाइंडिंग, लो वाइंडिंग हाई वाइंडिंग, तो इस टाइप के हमारा जो सेल होता है, ये क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें तीन लिंब होते हैं। पहला लिंब ये हो गया, देखो पहला लिंब ये हो गया, दूसरा लिंब ये हो गया, तीसरा लिंब ये हो गया, तीन लिंब होते हैं। एंड यहाँ पे लिख रहा है ना, जो सेंट्रल लिंब होता है इस पे हमारा बोथ वाइंडिंग होता है। हमारा जो होता है बोथ मतलब हाई हाई जो वाइंडिंग होता है, एज वेल एज जो लो वाइंडिंग होता है, इसी के ऊपर होता है, जो हमारा सेंट्रल लिंब होता है। आउटर लिंब प्रोवाइडेड विद रिटर्न प्लस फ्लक्स, देख सकते हो आउटर लिंब जो है फ्लक्स से हमारा प्रोवाइड होता है। एज वेल एज सैंडविच बिटवीन द वाइंडिंग अरेंजमेंट, वाइंडिंग के बीच में हम अरेंजमेंट को क्या करते हैं, करते हैं। एक मिनट, कौन आ रहा है, हेलो, हाँ हाँ, 13 से पेपर है। मैं अभी आपको कुछ देर में कॉल करता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक।
ऑलराइट सो यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि सेंट्रल लिम्ब जो होता है ये सेंट्रल लिम्ब है ना, सेंट्रल लिम्ब ये हमारा आउटर लिम्ब है, ये हमारा फ्लक्स पाथ है। तो इस पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो ना, आउटर लिम्ब प्रोवाइड विथ रिटर्न क्लास फ्लक्स। ये फ्लक्स है, फ्लक्स पे हमारा आउटर लिम्ब मतलब जो है कनेक्टेड है। यहाँ पे फ्लक्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, एक इधर पार्ट हो गया, एक इधर पार्ट हो गया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, देख रहे हो, इधर एक हमारा पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक इधर पार्ट में। यू सैंडविच वाइंडिंग मतलब एक के ऊपर, सैंडविच मतलब ये है ना, एक के ऊपर एक हमारा वाइंडिंग, हाई वोल्टेज लो वाइंडिंग प्रोवाइड बेटर फॉर द मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मतलब इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इधर से भी हमारा एक लिम्ब है, इधर से भी लिम्ब है, तो हमारा वाइंडिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट है, ठीक है। हैज अ लोअर जो है लोअर लीकेज फ्लक्स एंड बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये जो वाइंडिंग होता है ना, इसमें हमारा लोअर लीकेज फ्लक्स होता है, लोअर लीकेज फ्लक्स यही इंपॉर्टेंट है, एंड बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू, INT यार, इंटरव्यू सबसे ज्यादा मैं फोकस आपको इंटरव्यू पे ही करता हूँ, क्योंकि आज के जमाने में आपको रियल नॉलेज देखा जाता है, और रियल नॉलेज कहाँ समझ में आएगा, जब आपसे पूछा जाएगा बताओ सेल टाइप किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे कि सेल टाइप में हमारा लोअर लीकेज फ्लक्स होता है, एज वेल एज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तब समझ में आएगा जो भी आपके सामने से इंटरव्यू ले रहा हो, हाँ भाई इसको नॉलेज है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारा ये दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है। आइडियल नाम से क्लियर, आइडियल आइडियल ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा। आइडियल मींस क्या होता है, जो बिल्कुल उसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। मतलब ये जो होता है हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल, THETICL, हाइपोथेटिकल मतलब ये माना गया, मतलब ऐसा होता नहीं है। आइडियल आइडियल कंडीशन अपने 11 12 में बहुत पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, ये वो मतलब बहुत चीज पढ़ा होगा। तो आइडियल मतलब ये हमारा 100%। लेकिन अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हमारा बिलो 100% होता है, बिलो 100% इसका एफिशिएंसी होता है। इसमें पावर लॉस जीरो मानते हैं, इसमें पावर लॉस होता है, ऑब्वियसली आपने बहुत ही लॉसेस के बारे में पढ़ लिया, तो हमारे मशीन में लॉसेस, अपने फ्रिक्शन लॉस पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। क्यों भाई बताओ, ट्रांसफार्मर फ्रिक्शन लॉस होगा क्या, पागल हो क्या? हमारा ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉस कैसे हो जाएगा यार, ये स्टैटिक डिवाइस है, ये हमारा स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस में कहाँ से फ्रिक्शन लॉस होगा, तो इसमें फ्रिक्शन लॉस FRICTI, फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो जो होता है नहीं होता है हमारा। मतलब ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हमारा फ्रिक्शन लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि कोई मूविंग वाइंडिंग नहीं है ना। वोल्टेज ड्रॉप, नो ओमिंग रेजिस्टेंस ड्रॉप, इसमें हमारा कोई भी ड्रॉप नहीं होता है, इसमें हमारा ड्रॉप होता है जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। मैग्नेटिक कपलिंग, जीरो लीकेज फ्लक्स होता है, लेकिन इसमें हमारा लीकेज फ्लक्स होता है। तो आई होप अभी आपको समझ में आएगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल होता है, इसका एफिशिएंसी 100% होता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो होता है इसे कम होता है, इसमें 100% एफिशिएंसी नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं EMF इक्वेशन। EMF इक्वेशन मींस क्या, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हाँ 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 हाँ, ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, आई थिंक यूनिट नंबर 4 का नाम होगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे फिफ्थ यूनिट, वो जो होगा फिफ्थ यूनिट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ यूनिट, यूनिट 5 जो होगा आपका क्या होगा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है आपके गेट एग्जाम से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, बिलीव में ये न्यूमेरिकल जो मैं अभी आपको लास्ट में कराऊंगा, वो न्यूमेरिकल आपके गेट एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। आई एम श्योर कि मतलब ये ट्रांसफार्मर और मशीन जो चैप्टर है ना, मशीन जो यूनिट है यार, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड आई एम श्योर कि आपको, जब आप मेरे से पढ़ रहे होगे मशीन वन शॉट, अगर थोड़ा भी आपको आइडिया होगा ना, देखो लेक्चर जैसा तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ बोलता हूँ कि वीडियो जो है वन शॉट है, और वन शॉट में जो है ना आप लेक्चर जैसा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार वन शॉट में मैं एक तरीके से सोच के बनाता हूँ कि आप एक बार जरूर पढ़े होंगे, आपके बारे में आइडिया होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो आप पढ़ते होंगे, अगर थोड़ा भी आइडिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे को एक मशीन ऐसा सब्जेक्ट है ना, या और भी सब्जेक्ट, लेकिन जैसा नेटवर्क अभी पढ़ रहे हो, तो नेटवर्क खुद मैं पढ़ के पढ़ा रहा था, मैं खुद एक बार पढ़ रहा था फिर पढ़ा रहा था, लेकिन इसको ना मशीन मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो मशीन जब मैं पढ़ाता हूँ पूरा खुले दिल से पढ़ाता हूँ, है ना। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ईएमएफ इक्वेशन अभी आपने पढ़ा होगा इससे पहले भी, जो हमारा डीसी मोटर था, डीसी मोटर में भी केपी केडी जो भी आया था, वहां भी आया था। और यहाँ भी इसका जो डिटेल्ड डेरिवेशन है ना, DERIV 18 डेरिवेशन, डेरिवेशन आप कर लेना। देखो मैं लिख रहा हूँ, डू बाई योर सेल्फ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जरूर कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। मैं लिख दे रहा हूँ, डू बाई योर सेल्फ, डेरिवेशन जरूर कर लेना, क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। डेरिवेशन डू बाई योर सेल्फ, योर सेल्फ, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, SELF सेल्फ, ठीक है। डू बाई योर सेल्फ, यार लिखने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जाता है। डू बाई योर सेल्फ, तो आप जरूर से जरूर SELF, आप जरूर से जरूर इसको कर लेना, ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। एक में लिख दे रहा हूँ, एक
AK2 में आपका इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन जब करोगे तो फाइनली जो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, जो डेरिवेशन करोगे तो 4.45 हाई एफएन आता है, जहाँ फाई जो है, जो यहाँ पे फाई जो है फ्लक्स है, देखो यहाँ फाई जो मैक्सिमम फ्लक्स इन वेबर में मेजर करते हैं, ई जो है हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न है। तो हमारा दो होता है ना, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हमारा फ्लक्स जो है N1 टर्न्स में होगा। ऑब्वियसली देखो जैसे हमारा ये ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ, ठीक है, ये मान के चलो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें N1 टर्न है। ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग पी वाई डब्ल्यू। तो हमारा इसमें आप मान के चलो सप्लाई दे रहे हो, ठीक है। और ये क्या है, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है पीडब्ल्यू, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा N1 टर्न है ना, N1 टर्न, और इसके लिए हमारा N2 क्या है, N2 टर्न है, समझ में आ रहा है, N2 टर्न है। ये हमारा N2 टर्न है। तो फाइनली हमारा वोल्टेज रेशियो, जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा वोल्टेज रेशियो क्या आता है, E1 अपन E2 इक्वल टू N1 अपन N2। लेकिन I जो है इसका अपोजिट हो जाता है, I2 अपन I1, याद रखना, I2 अपन I1, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इस पे बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इसको प्रूव भी किया था कैसे आता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, आप पे छोड़ रहा हूँ, तो जरूर कर लेना। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो या वोल्टेज रेशियो कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, E1 अपन E2, N1 अपन N2। लेकिन आई वाला ना इससे अपोजिट होता है, याद रखना। ई और आई जो होता है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, OPPOSIT, अपोजिट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। ईएमएफ इक्वेशन जब समझ में आ गया तो आगे हम जो इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैसे मैं डिस्कस करूँ यार, मैंने तो कहीं बना के रखा नहीं। हम, एक मिनट प्लीज, मुझे यार सर्च करना पड़ेगा क्या, क्योंकि मैं गलत तो नहीं आपको बता सकता ना। मशीन, एक मिनट बस मैं ओपन कर लूँ, क्योंकि मेरे को कंफर्म मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये कि गलत बताऊंगा तो सही नहीं है, वर्दी नहीं है। तो एक बार मुझे इक्विवेलेंट सर्किट बस ओपन कर लेने दो, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कोई भी टीचर भी हो यार, उसको एक बार तो देखना ही पड़ेगा इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो हमारा मतलब ये ट्रांसफार्मर होता है, चलिए ओपन हो गया। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये R1 होता है। जैसे मोटर में पढ़ा होगा, मोटर में आपने पढ़ा ही होगा, मतलब डीसी मशीन में भी पढ़ा होगा। ये हमारा XL1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो होता है करंट जो होता है वो डिवाइड होता है। ये मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, और एक जो होता है, जैसे ये हमारा जो हो गया, ये X0 हो गया, ये हमारा जो है X0 हो गया। और ये वाला जो है R0 होता है, R0, ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारा R0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी मतलब बना रहा है, प्राइमरी को रिफर भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है इधर से, ये प्राइमरी वाइंडिंग हम बना रहे हैं, ठीक है। हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो सबसे पहले प्राइमरी बनाओगे तभी तो सेकेंडरी बनाओगे ना। तो ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगा, प्राइमरी वाइंडिंग से हमारा क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा फ्लक्स जो होगा लिंकेज होगा। तो इधर भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, है ना। इधर भी हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा R2, और इधर भी हमारा क्या होगा, ये X2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। और इधर जो है ये टर्न जो है हमारा क्या है, ये हमारा जो टर्न हो गया, ये हमारा N1 टर्न है। एक मिनट, इससे थोड़ा अच्छा सोचता हूँ। ये जो हमारा टर्न है ये क्या है, N1 टर्न है ना। और उधर हमारा क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 टर्न है। ये हमारा कौन सा टर्न है, ये हमारा N1 टर्न है, और इधर हमारा N2 टर्न है। तो हमारा क्या है, ये हमारा प्राइमरी साइड है, इधर हमारा प्राइमरी साइड करंट क्या आएगा, I1 फ्लो होगा। और इधर हमारा मतलब सेकेंडरी जो है I2 करंट फ्लो होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इक्विवेलेंट सर्किट है। अब इक्विवेलेंट सर्किट जो है, इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये हमने बनाया, इसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट को हम रेफर करते हैं। जब रेफर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट, मतलब ये तो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, मतलब ये प्राइमरी साइड हो गया, PRIMRI प्राइमरी साइड। और ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी साइड, SCONDARY सेकेंडरी साइड हो गया, सेकेंडरी साइड हो गया, ठीक है। मैंने फिगर लिया था यार, हाँ फिगर ले लिया, देखो यही चीज मेरे को, यही चीज बताना था, चलो मैंने बता दिया। तो वही चीज है जो सबसे पहले हम रेफर टू प्राइमरी करेंगे। जो आपने देखा ना, सबसे पहले ये जो हमारा, जो आपने देखा, ये हमने तो पूरा एक ट्रांसफार्मर का बनाया, ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का FORM ट्रांसफार्मर क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट। जरूर आप एग्जाम में आए तो इसको बनाना, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया। अब इसको हम प्राइमरी में रेफर करते हैं, सेकेंडरी में रेफर करते हैं, जब हमें सॉल्यूशन को सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा R1 है, X1, ये तो हमारा प्राइमरी में है। जब आप प्राइमरी में रेफर करोगे तो डिवाइड बाई, आप जो भी पावर होगा की बाई, मतलब होल स्क्वायर दे रहा है ना, उसे हम डिवाइड करते हैं, मतलब ये डिवाइड करेंगे। अब ये जो चीज है ना, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लेक्चर में ही आपको समझाया जा सकता है यार, वन शॉट में बस बताया जा सकता है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं, उस पर समय देना पड़ता है आपको समझाने के लिए। अगर वन शॉट में बताने लगूं तो ये कम से कम 20 मिनट का टॉपिक होगा, मतलब जो हमारा ये क्या बोलते हैं, रेफर है। तो रेफर में बस समझिए कि हम एक साइड रेफर करेंगे, मान के चलो
यहाँ पे देखो ये इधर मान के चलो कभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी पता करना है। प्राइमरी साइड निकालोगे कितना एफिशिएंसी, सेकेंडरी साइड कितना एफिशिएंसी, फिर जोड़ोगे तब तो होगा ना। तो हम ये मतलब ताम-झाम करने से फायदा हम हटाते हैं और ये वाला वाइंडिंग जो है ना इसको प्रेफर कर देते हैं, रेफर कर देते हैं प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड। तो यही जब हम प्राइमरी साइड रेफर कर देते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है मैग्नेटिक कोर डिवाइडेड, मतलब मैग्नेटिक कोर जब प्राइमरी साइड रेफर करते हैं तो मैग्नेटिक कोर जो है डिवाइडेड बाय द टर्न, जो टर्न रेशियो होता है उससे डिवाइड हो जाता है। के जो होता है हमारा टर्न रेशियो होता है, के वेयर के इज क्या हो, वेयर के इज क्या है, के इज हमारा टर्न रेशियो, टर्न रेशियो टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा भाई, N2/N1 यही ना होगा टर्न रेशियो। तो ये हमारा रेफर टू प्राइमरी करते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब रेफर टू सेकेंडरी करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई के करते हैं भाई, मल्टीप्लाई बाई के। इधर हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई के। आई होप आपको याद रहेगा। ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। आपको अब तो समझ में आएगा ना, बस इतना मैं बता दे रहा हूँ। अब इसको सोचोगे कि मैं लेक्चर जैसा बताऊं तो इट्स नॉट पॉसिबल है, बहुत चीज आपको बताना है। इसमें हमारा क्या हो जाता है, हमारा सेकेंडरी साइड में बस इतना याद रखो कि सेकेंडरी साइड में क्या होता है, यहाँ पे पेन, सेकेंडरी साइड में हमारा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई के, मल्टीप्लाई बाई के, और यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड बाई के। आई होप इतना समझ में आ गया। ये हम टर्न के होता, के क्या है यहाँ पे, के हमारा टर्न रेशियो, तो आई होप आपको इतना याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। जब टर्न रेशियो ने बता दिया तो इक्विवेलेंट सर्किट भी बता दिया, इक्विवेलेंट सर्किट तो ऑलरेडी हमने बता दिया। उसके बाद हम फेजर डायग्राम चलते हैं। देखिए ये फेजर डायग्राम, हाँ इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम को बताने के लिए सही में समय चाहिए। ये भी जो फेजर डायग्राम है ना, इसको कम से कम कोई कितना भी एक्सपर्ट टीचर है ना तो 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा अगर इसको लेक्चर में एक एक ड्रा करके समझाओ। लेकिन हम यहाँ पे वन शॉट है तो बस आपको रिवीजन करा दे रहे हैं कि जो हमारा फेजर डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है वो 3 जगह देते हैं। एक तो पहला जो है नो लोड पे देखते हैं, हमारा मतलब मान लो ट्रांसफार्मर जो बिल्कुल प्योर लोड है, प्योर नो लोड है, कोई लोड नहीं है, तो ओनली एक्साइटेशन करंट फ्लो, केवल और केवल उसमें एक्साइटेशन करंट फ्लो होगा, केवल और केवल उसमें एक्साइटेशन करंट फ्लो होगा ना, उसमें कहाँ से फ्लक्स लिंकेज होगा, जब तक इस पे लोड लगाओगे नहीं। जैसे आप ही हो, आप पे लोड नहीं है, लाइक एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जब हम स्टूडेंट होते हैं हमें लोड कोई नहीं होता है, केवल और केवल हम बिल्कुल फ्री होते हैं, जहां मन वहां घूमते हैं, जिसके साथ बात करना है उसके साथ बात करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही लोड लगता है भाई साहब, जैसे ही लोड लगता है, जैसे मान के चलो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो, जैसे फाइनल ईयर जब स्टूडेंट होंगे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी, यार मुझे जॉब लेना है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो जो आप कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे ना, देखना उनकी हालत बहुत खराब होगी। जो पढ़ने वाले सीरियस होंगे उसमें भी, जो घूमने वाले होंगे उसको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो सच में कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उनका एक बार चेहरा देखना, अगर जॉब अब नहीं लगी है तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। उनको अब कुछ समझ नहीं आता यार, उन घूमना ना एक सर्टेन एज के बाद, ऑब्वियसली जब आप भी फाइनल ईयर में आओगे, आप अभी सेकंड ईयर में हो, आपको मैं कुछ चीजें बीच में बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ हमारी लाइफ होने कैसी वाली है। और यही गाइडेंस नहीं होता है ना तो हम बहुत भटकने लगते हैं लाइफ में। तो जब मतलब यहाँ पे मैं ये बस बताना चाहता हूँ, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो या ह्यूमन बॉडी हो, अगर कोई भी मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जिस पे लोड न लगे तो वो फ्री होता है। जैसे ही लोड आता है ना तो उसमें ड्रॉप होने लगता है। तो वैसे ही जब ट्रांसफार्मर पर लोड लगाते हैं, आप लोड जानते हो, रेजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है और कैपेसिटिव लोड होता है। कैपेसिटिव लोड भी होता है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैपेसिटिव, CAPACITIV, कैपेसिटिव लोड। मतलब यहाँ ट्रांसफार्मर कैपेसिटिव लोड नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ कि लोड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कैपेसिटिव लोड भी होता है। तो ये हमारा जैसे ही रेजिस्टिव ड्रॉप करेंगे तो I/R ड्रॉप हो जाएगा, रिएक्टिव ड्रॉप I/XC ड्रॉप हो जाएगा। और आप लिख सकते हो आई एक्सी ड्रॉप भी लिख सकते हो, मतलब ये कैपेसिटिव ड्रॉप लिख सकते हो, कैपेसिटिव ड्रॉप भी लिख सकते हो। मैं लिखने के लिए बता दे रहा हूँ कि टाइप के ड्रॉप होते हैं। वैसे ही अगर ह्यूमन बीइंग जैसे जो फाइनल ईयर में है या जिसका शादी उदी हो गया है, या ओबियसली लाइक कोई भी हो इंसान, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो भी इंसान अगर रिस्पॉन्सिबल बन जाता है उसमें ड्रॉप, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है कि आपको ये करना है, तो वही ड्रॉप है। लाइक सबसे पहले देखो यूनिटी पावर फैक्टर पे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो ये सबसे पहले हम एक फ्लक्स, और जो ये फ्लक्स है ना, फ्लक्स और जो आपका ई है, मतलब ये ईएमएफ, इसके बीच में हमारा ड्रा करते हैं। जब ड्रा करोगे तो आई नॉट करंट फ्लो होगा, आई नॉट करंट फ्लो होगा तो ये जो वोल्टेज और करंट देख रहे हो ना, वोल्टेज करंट क्या होंगे, ये दोनों हमारे सेम फेज में होंगे, सेम फेज मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम फेज में वर्क करेंगे। समझ रहे हो ना, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। बस यूनिटी पावर फैक्टर में इतना याद रखो कि ये हमारा सेम फेज में होते हैं, ठीक है। कोई इन पे प्रेशर नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है भाई, कुछ भी करो, कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है।
ये हमारा जब ये ड्रा करोगे तो आपका ये जो है आई नॉट करंट, अगर इन दोनों को बढ़ाओगे, मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये हमारा वर्किंग करंट है, जब बढ़ाओगे तो आई नॉट करंट मिल जाएगा। जब आई नॉट करंट से आगे इसको ड्रा करते हैं और इसको मिलाते हैं तो ये हमारा जो वोल्टेज मिलता है, ये V1 वोल्टेज मिलता है। तो ये यूनिटी पावर फैक्टर कारण हो गया। उसका जब लैगिंग पावर फैक्टर में देखो, लैगिंग जब लोड लगाते हैं तो लैगिंग लोड के कारण क्या होता है, हमारा करंट जो होता है वोल्टेज से लैग करता है, करंट जो होता है वोल्टेज से लैग करता है। जब करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगा, देखो हमारा वोल्टेज इतना है ना, और करंट जो है इसे 5 2 डिग्री जो है लैग कर रहा है। यहाँ पे हमारा करंट जो है लैग कर रहा है, लैग 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 करेगा। जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो यहाँ हमारा V1 करंट आएगा, तो हमारा लैगिंग करंट के कारण होगा। लैगिंग करंट में क्या होगा, वोल्टेज जो है करंट से लैग करेगा। उसके बाद जो लीडिंग करंट आ गया, लीडिंग करंट में हमारा करंट जो है लीड करेगा। देखो हमारा वोल्टेज तो यहाँ पे है, देखो इसमें वोल्टेज तो हमारे यहाँ पे वो V2 से हमारा करंट क्या कर रहा है भाई, देखो यहाँ पे करंट करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है। LEAD लीड कर रहा है ना, करंट लीड कर रहा है, यहाँ करंट लैग कर रहा है। जब इसका फेजर डायग्राम ये V1 बनाएगा, तो ये हमारा किसके कारण, लैगिंग लैगिंग लोड के कारण आ गया। लैगिंग करंट के कारण हमारा करंट लीड करेगा। यूनिटी पावर में करंट जो होगा सेम फेज में होगा वोल्टेज का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वोल्टेज, VOLTAG, वोल्टेज का हमारा क्या होगा, सेम फेज में होगा, सेम फेज करंट इन इन फेज, वोल्टेज सेम सेम पेज में होंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ये भी स्लाइड आपको समझ में आ गया। मैंने उतना टाइम नहीं दिया क्योंकि इसको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया यार, एक एक चीज ड्रा करके बताओ ना, फेजर डायग्राम इतना टफ नहीं होता है। अगर नहीं समझ में आया तो जितना मैंने बताया इसको ही रट लेना, लेकिन एग्जाम में जरूर लिखना जितना मैं बता रहा हूँ। जैसे ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी चीज आप लिख सकते हो। अगर इतना लिखने लगे जिस तरह मैं समझा रहा हूँ तो यार बहुत अच्छा इसको कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको जो है फेजर डायग्राम समझ में आ गया। जब फेजर डायग्राम समझ में आ गया, इसको ड्रा करने के लिए मैंने ये पेज लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि क्या ही मैं ड्रा करूंगा तो एक एक ड्रा करने लगूंगा तो 5 मिनट लेने लगेगा। और ये लेक्चर वीडियो नहीं है, 2 घंटे का हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सीधे हम लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी हमने लॉसेस के बारे में बताया था। जो लॉसेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं मेनली, कांस्टेंट लॉस होता है, एक जो लॉस होता है हमारा वेरिएबल लॉस होता है। अब अभी तुरंत स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि जो हमारा कांस्टेंट लॉस होता है वो क्या होता है, वो कॉपर मतलब कोर लॉस होता है। और कोर लॉस क्या होता है, कोर लॉस जो होता है इवन एट नो लोड, मतलब ये नो लोड पे भी हमारा होता है, ये हमारा कोर लॉस होता है। और कोर लॉस में मेनली हमारा 2 लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, ड्यू टू द रिपीटेड मैग्नेटाइजिंग डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड फ्लक्स। आपने बीएच कर्व पढ़ा होगा, ये हमारा बीएच कर्व होता है, बीएच कर्व होता है। बीएच कर्व आप पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो, ऐसे आता है ना, ऐसे हमारा बीएच कर्व आता है, ऐसे 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 हमारा बीएच कर्व आता है। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट। बना दूं क्या, बनाऊंगा, चलो बना ही देता हूँ बीएच कर्व। बीएच कर्व आप जब बनाते हो भाई, चलो देखो, जब हमारा बीएच कर्व बनाते हैं, कोशिश कर रहा हूँ, बीएच कर्व हम बनाते हैं तो ये हमारा बीएच मतलब ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी हो गया। तो इसके प्लस ये हमारा, इसके बाद सेचुरेशन होने लगता है, सेचुरेशन के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिविटी होने लगता है, होता है ना यहाँ पे। ये सेचुरेशन पॉइंट है, सेचुरेशन के बाद ये जो होता है रिटेंटिविटी है, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिविटी आता है, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ पे ऐसे चलता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बीएच कर्व है। बीएच कर्व में हमारा जो होता है ये ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग, मतलब यहाँ पे सेचुरेशन होने लगता है। ये हमारा सेचुरेशन पॉइंट है, इसे TU RAT सेचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, ये सेचुरेशन पॉइंट है। ये रिटेंटिविटी कॉन्स्टिविटी, ये रिटेंटिविटी है, RETENTIVIT। एक बार देख लेना, लेकिन मैं याद सही होगा, मेरा सही होगा क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था मैं भी, अभी मैंने देखा भी नहीं। लेकिन जितना लिख रहा हूँ यार सही लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, गलत तो नहीं लिखूंगा। CORECI जो भी होगा स्पेलिंग, कॉन्स्टिविटी, ठीक है, कॉन्स्टिविटी है। ठीक है, ये हमारा बीएच कर्व में हो गया। बीएच कर्व में मतलब ये हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन। रिपीटेड मतलब मैग्नेटाइजेशन कारण इसमें क्या होगा, फ्लक्स जो होता है डोमेन, आपने पढ़ा होगा। कितना बताऊं, अगर खुल के मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारा डोमेन होता है मतलब वो सेचुरेट हो जाता है, उसके कारण हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। एडी करंट लॉस जो होता है वो ड्यू टू द मतलब लेमिनेशन, लेमिनेशन क्या करते हैं, एडी करंट को रिड्यूस करते हैं। तो ये एडी करंट क्या है, भंवर धारा हिंदी में कहते हैं, मतलब ये हीट डेवलप करता है। एडी करंट एक तरह से हमारा क्या करता है, हीट डेवलप करता है, हीट डेवलप, DVL डेवलप, डेवलप करता है, जिससे हमारा क्या होता है, मशीन की परफॉर्मेंस जो होता है डिक्रीज होता है। ये हमारा जो हो गया कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस कहते हैं। उसके बाद हमारा कॉपर लॉस जो होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग डिपेंड ऑन द P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारा आई स्क्वायर आर मतलब ये करंट, करंट मतलब ये क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब करंट की वैल्यू जो होता है वो लोड पे डिपेंड करता है ना, वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद स्ट्रे लॉसेस जो होता है लीकेज फ्लक्स के कारण होता है। और जो होता है टैंक में, जो हमारा टैंक लगा होता है ट्रांसफार्मर को, उसके कारण जो नियर बाई पार्ट होता है उसमें जो लीकेज होता है उसके कारण हमारा स्ट्रे लॉस होता है। डायलेक्ट्रिक लॉस ऑब्वियसली जो इंसुलेशन में यूज करते हैं, ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, TRANSFORMER, ट्रांसफार्मर जो ऑयल हम यूज करते हैं उसके कारण OIL जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें जो हमारा डायलेक्ट्रिक लॉस हो जाता है, वो जो होता है, ये लॉसेस जो होते हैं 4 टाइप होते हैं, कोर लॉस, कॉपर लॉस, स्ट्रे लॉस और डायरेक्ट्रिक लॉस। डायरेक्ट्रिक लॉस जो होता है इंसुलेशन को खराब करता है। तो दिस आर द मेन लॉसेस इन ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर प्रोसेस बता दिया, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें परफॉर्मेंस मतलब उसमें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब आपको कल भी मैंने बताया था, इससे पहले आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब 12th में होंगे तभी आप पढ़े होंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द यूजफुल आउटपुट पावर, मतलब हमें यूजफुल आउटपुट पावर कितना मिल रहा है डिलीवर टू द हमारा जो टोटल जो इनपुट पावर है सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर, मतलब हम जितना ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई दे रहे हैं हमें कितना मिल पा रहा है। लेकिन मीन्स मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं इफिशियंसी को? ऐसे डिनोट करते हैं ईटा से, आउटपुट अपन इनपुट इंटू 100, ये हमारा क्या होता है? इफिशियंसी होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आउटपुट अपन इनपुट के रेशियो को हम इफिशियंसी कहते हैं। मीन्स आउटपुट पावर कितना मिल रहा है, कितना इनपुट दे रहे हैं, तो इनकी रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? इफिशियंट कितना है। तो यहाँ लिखा है सिंस सम एनर्जी इज लॉस्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर, तो कुछ हमारा ट्रांसफार्मर लॉस होता है जितना हम इनपुट दे रहे हैं। जैसे मान चलो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बना दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है? देखिए, मान चलिए हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है? ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। मान चलिए इधर से हमने 400 वोल्ट दिया, लेकिन इधर आके हमारा 360 वोल्ट हो गया, तो ये लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। ये जो है इसमें जो 40 जो वोल्ट का हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लॉसेज हो रहा है, लॉसेज इनपुट आउटपुट में, ठीक है? तो ये जो होता है इनपुट, इनपुट तो 400 इनपुट में क्या ऐड हो रहा है? आउटपुट प्लस लॉसेज, आउटपुट प्लस लॉसेज। तो हमारा इसको इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं? इनपुट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनपुट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आउटपुट, आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस। समझ में आएगा ना? ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल भी कराएंगे तो इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपसे पूछा जाता है। मतलब यही न्यूमेरिकल में आपको मतलब इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? इनपुट पावर इज सप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग है, तो जानते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट पावर देते हैं। पार्ट ऑफ द दिस लॉस ड्यू टू द हीट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बीच में क्या होगा? फ्लक्स के कारण हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, लिंकेज होगा तो क्या होगा? इसमें कुछ लॉस्ट होंगे एनर्जी हीट के फॉर्म में, कुछ मैग्नेटिक लॉसेस होंगे, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद रिमेनिंग पावर जो है डिलीवर टू द लोड, लोड कुछ पावर मतलब जो बचेगा लॉसेस के बाद वो हमारा लोड पावर जो होगा हमारा डिलीवर होगा। एज वेल एज एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर कोर लॉस कितना हो रहा है, कॉपर लॉस क्या हो रहा है, उसके बाद हमें कितना एफिशिएंट हमारा ट्रांसफार्मर, हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। आई होप परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको समझ में आओ। जब समझ में आओ तो यहाँ पे फिर से टाइप ऑफ लॉसेस इन अफेक्टिंग एफिशिएंसी, तो हमारा कोर लॉस हो गया। कोर लॉस ऑलरेडी हमने अभी तुरंत बताया था कि मैग्नेटिक कोर के कारण होता है। इसमें दो लॉसेस जो इंपॉर्टेंट है, कोर लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस। नेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है? कॉपर लॉस जो होता है ऑलरेडी हमने बताया कि ये ड्यू टू द रेजिस्टेंस होता है। आई स्क्वायर लॉस भी बोलते हैं, आई स्क्वायर लॉस या वेरिएबल लॉस बोलते हैं, वेरिएबल लॉस। जितनी बार लिख लो भाई, जितनी बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है आई स्क्वायर लॉस, देखो लिखा भी है, ये वेरिएबल लॉस कहते हैं। तो आई होप ये तो समझ में आ गया। आज के बाद मुझे इतनी बार आपको रिपीट करा दे रहा हूँ ना सेकंड यूनिट से ही कि कॉपर लॉस, कोर लॉस, कोर लॉस, कॉपर लॉस, कौन सा वेरिएबल होता है, कौन सा कांस्टेंट होता है, आपको याद हो ही जाएगा यार। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग बना के इसको पढ़ना चाहिए। अब क्यों नहीं समझ में आएगा? हमारा कोर लॉस जो होता है, कोर लॉस में हिस्टैरिसीस और हमारा एडी करंट लॉस होता है। ये कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर मतलब यार कॉपर हमारा रोटर में लगा होता है ना, या हमारा जो ये ट्रांसफार्मर के कोर में लगा होता है, तो इसी में तो हम करंट फ्लो होगा ना, करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली इसमें कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस को क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न अबाउट द टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड व्हाटएवर। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक ट्यूब इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, मैंने न्यूमेरिकल को कंसीडर तो नहीं किया है, लेकिन हाँ मैक्सिमम हमारा ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम इफिशियंसी कब देगा? देखो, जब लॉसेज जो है, कॉपर लॉस जो है आयरन लॉस के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई, जब कॉपर लॉस जो वेरिएबल लॉस है, या लिख सकते हैं जब वेरिएबल वेरिएबल लॉस जो होगा, जब कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, कांस्टेंट कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए, तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या देगा हमें? बहुत ही मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। मतलब जितना हमारा वेरिएबल लॉस है वो कांस्टेंट लॉस के जैसे ही बराबर होगा, हमारा लॉसेस जो होगा वो एकदम मिनिमम हो जाएगा। जैसे ही लॉसेस मिनिमम होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा? ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होगा मैक्सिमम कब होगा? हमारा वेरिएबल लॉस जो होगा वो कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगा। जैसे एक्सप्लेनेशन बताया, व्हेन द वेरिएबल लॉस बिकम इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, टोटल लॉस मिनिमम, टोटल लॉस मिनिमम होगा, वही हमने बताया। टोटल लॉस मिनिमम होगा तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देखा है। देखो देखो, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा, तो लॉसेज अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा ना। अगर ये कम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों कट कट हो जाएंगे तो हमारा लॉसेज जो खत्म हो जाएगा, तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वही बता रहा है। तो यही बोल रहा है कि एफिशिएंसी इज टू मैक्सिमम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसफार्मर डिजाइन टू ऑपरेट नियर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी नियरली 95 से 99% तक हम अभी तक जो है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं? देखो यहाँ पे मैं एक चीज नोट बता दे रहा हूँ, नोट नोट ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जो इफिशियंसी होती है यहाँ पे, एफिशियंसी
ऑलवेज ग्रेटर देन मोटर मोटर और जनरेटर। बता सकते हो क्यों, ऐसा क्यों मैंने लिखा? मतलब दोनों तो एक ही हैं। ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर जो है क्या है भाई? देखो अब आप ही इसका आंसर दोगे। देखो, टीचर का मेन मोटिव ये होना चाहिए, टीचर जो है बच्चों से जो है ना आंसर निकलवा दे, स्टूडेंट ही आंसर दे। मतलब जब तक स्टूडेंट आंसर देने में कैपेबल नहीं है ना, इस मीन्स जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पढ़ाने में वो लेवल नहीं है जो स्टूडेंट को समझ में आया। तो आप बताओ, देखो आप ही बता दोगे ट्रांसफार्मर एक क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है। अब देखो आप ही बताओगे स्टैटिक डिवाइस है। और ये हमारा मोटर और जनरेटर क्या है? ये रोटेटिंग डिवाइस, ROTATI, रोटेटिंग डिवाइस। डिवाइस तो अब बताइए, जब रोटेटिंग डिवाइस है तो लॉसेस किसमें ज्यादा होंगे? स्टैटिक में लॉसेस ज्यादा होंगे, मोटर रोटेटिंग में ज्यादा होंगे? सोचो एक बार बताओ, ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज्यादा होगा कि मोटर में, जनरेटर में? भाई ये तो स्टैटिक है, तो इसमें तो केवल और केवल दो ही लॉस होगा ना, कांस्टेंट लॉस से कॉपर लॉस। इसलिए लॉस अधिक से अधिक हो सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा लॉस होगा ना। इसमें तो रोटर के कारण हमारा क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन लॉस भी आएगा। फ्रिक्शन लॉस भी हमारा ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो अब लॉसेस किसमें अधिक आएगा बताओ? लॉसेस जो है इसमें ज्यादा आएगा। तो इसलिए हमारा जो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर होता है हमारा जो होता है मोटर से। आई होप ये नोट आपको समझ में आया हो जो हमने बताया। ये नोट जो होता है इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। इसलिए मैंने इसको लिखा कि जो ट्रांसफार्मर वो स्टैटिक डिवाइस है, तो इसकी इफिशियंसी जो होती है, इसकी इफिशियंसी हमेशा ग्रेटर होती है। ये हमारा जो मोटर होता है, जनरेटर में हमारा क्या होता है? ऐड हो जाता है फ्रिक्शन लॉसेस क्या होता है? ऐड हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो वही लिखा है कि हमारा इंपॉर्टेंट जो डिजाइन 99% तक हम अचीव कर पाते हैं, लेकिन कोई मोटर जनरेटर की कभी भी हम 99% एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर मतलब मैक्सिमम कंडीशन। तो उसके बाद आगे हम आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The voltage regulation of transformer is defined as a change in secondary terminal when the load vary from no load to full load। जब हमारा नो लोड से फुल लोड में हमारा कोई भी चेंज कितना हो रहा है सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज, मतलब ये जो टर्मिनल है, जैसे देखो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ध्यान से देखना। वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहते हैं, एकदम फिल करा दूंगा यार, फिल फिल। अगर लेक्चर वीडियो मैं पढ़ाने लगूँ ना तो सच में फिल करा दूंगा। मतलब मेरे को टाइम मिल जाए, अगर आप मेरे को ध्यान सुनने लगो तो बिल्कुल इतना लाइव रियल एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा, एकदम फील आ जाएगा ट्रांसफार्मर होता क्या है। मतलब टीचर इसको लेंदी बना देते हैं, लेंदी है नहीं रियली। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ट्रांसफार्मर देखो, प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे लिखा है ना कि जो हमारा चेंज हो रहा है, मान चलो ये इनपुट वोल्टेज है और ये हमारा क्या है? आउटपुट वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज में यहाँ लिख रहा है ना कि वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। मतलब इसमें चेंज कितना हो रहा है? चेंज एट सेकेंडरी वोल्टेज, चेंज एट हेयर मैं लिख रहा हूँ, चेंज एट हेयर व्हेन द लोड वेरी फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड से फुल लोड में चेंज करोगे, अगर यहाँ पे लोड लगाओगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर लोड हम लगाएंगे, लोड अगर लगाएंगे तो सेकेंडरी पे लगाएंगे ना, लोड सेकेंडरी पे लगाएंगे। मान चलो यहाँ पे कोई भी लोड लगाएंगे, लाइक बल्ब भी लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, लाइक बल्ब, जनरेटर, मोटर जो भी है, मान चलो बल्ब हो गया, मतलब बल्ब हो गया, रोटर हो गया, मतलब मोटर हो गया, जो भी हो गया लोड। ये लोड लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे चेंजेस आएगा, जो चेंजेस आएगा वही जो होता है नो लोड से फुल लोड में, वाइल कीपिंग द प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट। प्राइमरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है तो वही जो चेंजेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज को कितना हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, यही हमारा क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन। लाइक वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है फुल लोड माइनस नो लोड, वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है फुल लोड माइनस नो लोड अपन वोल्टेज फुल लोड, फुल वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज नो लोड होता है। ये फॉर्मूला होता है, एक बार जरूर चेक कर लेना यार। वो यहाँ पे लिखा है ना कि चेंज इन वोल्टेज फुल लोड में से नो लोड माइनस नो लोड, ये हमारा जो होता है फॉर्मूला होता है। एक बार चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है, क्या मैं चेक कर लूँ? एक मिनट, मैं चेक ही कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा नहीं हूँ फॉर्मूला, अरे लिखा तो है यार, मैं कहाँ देख रहा हूँ? वोल्टेज नो लोड, हाँ, नो लोड टू फुल लोड अपन फुल लोड। देखो मैं गलत लिख रहा हूँ, वही मैं कह रहा था ना, इसीलिए चेक करने के लिए कह रहा था। देखिए लिखा है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है फुल नो लोड में से। हाँ, नो लोड अधिक होगा ना, देखो मैं भी यार यही कहता ना, कभी कभी इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, बड़ा तो मैं नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपके लिए, लेकिन मैं बहुत पहले पढ़ा था। और पढ़ाने से पहले मैं कभी भी लेक्चर लेने से पहले मैं मशीन तो नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मशीन जितनी बार मैं अगर देख के पढ़ूंगा तो मुझे रिवाइज नहीं होगा। आज मैंने गलती किया ना, ये अब नहीं गलती कर सकता, क्योंकि ये पता है कि नो लोड अधिक होता है। तो अधिक में से कम कटाओगे ना, नो लोड अधिक होगा, तो अब मेरे को कभी भी जिंदगी में आपसे मेरे से पूछोगे तो मैं वोल्टेज रेगुलेशन गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। तो
अगर रिवाइज करके आया होता तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं गलत नहीं करता तो मैं भी सीखता नहीं, तो आपके साथ मैं सीख भी रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ। अब बताओ इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना? तो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ये फॉर्मूला को मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन जहाँ बी एनएल मीन्स क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज नो लोड, ये हमारा फुल लोड हो गया। डिफरेंस ऑकर बिटवीन ड्यू टू द इंटरनल ड्रॉप, इंटरनल ड्रॉप से हमारा क्या होता है, इसमें डिफरेंस ऑकर होता है। दिस वोल्टेज रेगुलेशन, और वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंडिकेट एबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, और जो होता है लोअर वैल्यू मींस बेटर परफॉर्मेंस। अगर लोअर हमारा वैल्यू हो, लोअर डिफरेंस हो, कम से कम डिफरेंस हो, अगर इनके बीच में जो हो कम से कम डिफरेंस, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा ना। लेकिन ज्यादा अगर ड्रॉप हो, ड्रॉप ज्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा। तो हमें क्या चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा चाहिए ना। तो यही लिख रहा है कि बेटर वोल्टेज रेगुलेशन के कारण लिए हमारा लोअर हमारा क्या होना, लॉसेज होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज रेगुलेशन। आई होप मैं केवल और केवल आपको ये समझा दिया हूँ, ऊपर ऊपर से बस फ्लेवर दे रहा हूँ। मैं आप लिख रहा हूँ वोल्टेज रेगुलेशन के ये बस फ्लेवर है। अरे यार ये तो लिख ही नहीं रहा है, मतलब मैं फ्लेवर नहीं दे रहा हूँ, फ्लेवर भी नहीं दे रहा हूँ। नहीं यार, ऑब्वियसली ये क्या है, देखिए नहीं लिख पा रहा है। हाँ ठीक है, ये जो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने बताया है, ये जस्ट मैंने फ्लेवर दिया है। अब वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड है, इसे जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं डिपेंडेंस ऑन द लोड पावर फैक्टर। देखिए सबसे पहले लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। अब लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, इससे पहले उन्होंने बताया था, इसमें क्या होता है, यूनिटी इंडक्टिव लोड होता है। इंडक्टिव लोड में हमारा क्या होता है, करंट जो होता है लैग करता है, करंट लैग बाई वोल्टेज, वी ओ एल ई ए जी, वोल्टेज। वोल्टेज से हमारा करंट क्या होता है, लैग करता है। अब देखिए भाई, ये सब चीजें जो भी बनाता हूँ ये सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, तो यहाँ पे अगर मैं ही गलती लिख दूंगा थोड़ा सा, तो फिर अगर कोई पीपीटी पहली बार पढ़ेगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे इसीलिए बार बार मिटाना पड़ता है वोल्टेज। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, हमेशा जो होता है करंट लैग होता है, लैग लैग करता है, मतलब पीछे रह जाता है। इंडक्टिव लोड में यहाँ पे लिखा करंट लैग वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, इससे वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है। और हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आता है, तो हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए ना, हमें कम से कम चाहिए। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ये पावर फैक्टर के कारण। अब लीडिंग पावर फैक्टर के कारण हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव से हमारा क्या, वोल्टेज हमारा क्या होता है, वोल्टेज हमारा जो होता है वो राइज बाई मेक, और लाइक यहाँ करंट लीड करेगा ना, यहाँ पे करंट लीड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, करंट यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा, लीड लीड बाई वोल्टेज, वी ओ एल टी वोल्टेज। जब लीड करेगा तो ऑब्वियसली हमारा वोल्टेज राइज होगा, वोल्टेज राइज होगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे लिए अच्छा होता है, ये हमारे लिए सुटेबल होता है। सुटेबल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, SUITABL, सुटेबल। हमें कैपेसिटिव लोड अगर हम लगाते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पुअर होता है, पुअर। और पुअर होता है तो यही हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है, सुटेबल होता है। उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर पे तो कोई हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होगा ही नहीं, बहुत ही स्मॉल होगा। तो ये हमारा क्या होता है, इसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, जो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर पे होता है। ऑलरेडी इतना हमने बताया, आई होप आपको समझ में आया। अब जो है इफिशियंसी के बाद ऑल्ट इफिशियंसी पढ़ते हैं। इफिशियंसी तो हमने कैलकुलेट किया आउटपुट इनपुट पे, लेकिन ऑल्ट इफिशियंसी क्या होता है, देखिए ऑल डे एफिशिएंसी को अगर हम डिफाइन करें तो ऑल डे एफिशिएंसी कैन बी डिफाइन एज लाइक, ऑल डे एफिशिएंसी जो होता है वो 24 आवर टोटल एनर्जी जो आउटपुट में है, टोटल एनर्जी आउटपुट तो टोटल एनर्जी इनपुट ओवर अ पीरियड ऑफ 24 आवर, मतलब 24 घंटे जो, मतलब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, उसको ऑल एफिशिएंसी कहते हैं। एक दिन में हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एफिशिएंसी ऑल डे टोटल एनर्जी आउटपुट अपन टोटल एनर्जी इनपुट इंटू 100, ये 24 आवर के लिए है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको ब्रैकेट में, फॉर 24 आवर, फॉर 24 आवर, ऐसे लिख सकते हो, फॉर 24 आवर्स, ये हमारा ऑल एफिशिएंसी हो गया। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑन लाइक ऑर्डिनरी एफिशिएंसी इज कंसीडर टाइम वेरिएशन, इसको हम टाइम से कंसीडर कर दिए, टाइम वेरिएशन केवल 24 घंटे के लिए। इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रांसफार्मर रियरली ऑपरेट एट अ फुल लोड, मतलब यार ट्रांसफार्मर है चाहे कोई भी हो, मतलब ट्रांसफार्मर हो, घर में अगर मोटर हो, मान के चलो घर में अगर आपको मोटर है तो 24 घंटा मोटर तो चलाओगे नहीं, 24 घंटा आप मोबाइल तो चार्ज करोगे नहीं, 24 घंटा तो कोई काम करोगे नहीं। तो ये कभी हमारा जो मतलब लोड जो होता है ना, ये लोड हमारा बढ़ता है, कभी घटता है, बढ़ता है, घटता है, तो ये हमारा लोड कर्व है। ये लोड लोड होता है और ये टाइम है। तो टाइम के साथ हमारा क्या होता है, लोड कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो यही 24 आवर्स में क्या निकलते हैं, इस पे निकालते हैं। 24 आवर्स में हमारा कॉपर लॉस कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ लिखा है कि कॉपर लॉस जो होता है वेरी करता है लोड से, और हमारा ये जो होता है इफिशियंसी जो होता है वो लोड साइकिल पे डिपेंड करता है थ्रू आउट द डे। तो एप्लीकेशन क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर घरों पे लगे होते हैं, वहां हम ऑल्ड एफिशिएंसी लगाते हैं।
ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है ऑल डे एफिशिएंसी क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये हमारा जो है टोटली जो होता है कॉपर लॉस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल लॉस पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट इन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सप्लाई। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी में कोई भी हम लिमिट नहीं करते हैं, कोई भी कंसंट्रेंट नहीं होता है कि वो टाइम से हमारा क्या होता है, वेरी करता है। ये हमारा जो ऑल डे एफिशिएंसी होता है 24 आवर्स हमारा, मतलब ये टोटली हमारा क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है टाइम से, ठीक है। जब ऑल डिफरेंस समझ में आ गया तो हमारा आगे टॉपिक जो होता है एक्साइटेशन फिनोमिना। तो एक्साइटेशन मींस क्या होता है, एक्साइट करना, लाइक आपको एक्साइट करना, आपको एक्साइट करने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा एक्सटर्नली ना। आपको हंसाना है, आपको एक्साइट ही करना है तो जोक मारना पड़ेगा। आपको अगर मान के चलो रुलाना है तो आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा। या आपको मान के चलो कुछ कुछ भी, मतलब आपको एक्साइट कराना है, एक्साइट मींस मारना, जो भी हो गया ऐसा मत कीजिएगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल के कह रहा हूँ। एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन रेफर टू द बिहेवियर ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन इनर्जाइज अंडर नो लोड कंडीशन। जब नो लोड कंडीशन में हम किसी भी चीज को एक्साइट करते हैं, लाइक हम ही सोए हुए हैं, अगर हमको कोई पीछे से आके लाइक चप्पड़ ही मारे या जो भी है, मैं मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, तो मैं भी तो एक्साइट, तुरंत एक्साइट हो जाऊंगा ना कि हाँ भाई मेरे को कुछ ना कुछ टच हुआ। या तो वही नो लोड पे किसी भी इनर्जाइज करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोकसिंग ऑन देयर नेचर ऑफ द करंट फ्लक्स प्रोड्यूस, तो इसी को हम एक्साइटेशन फिनोमेना कहते हैं, एक्साइट करना। तो इसमें ये जो होता है नो लोड पे लाइक वेरी स्मॉल करंट, लाइक 2 to 5 जो है रेटेड करंट का होता है, जो एक्साइटेशन करंट होता है, एक्साइटेशन। उसके बाद नो प्योरली साइनसोइडल, ये जो हमारा होता है फ्लक्स जो होता है ये साइनसोइडल नहीं होता है प्योरली। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ नो लोड लाइक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है, ये फ्लक्स क्रिएट करने में बहुत ही, मतलब ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है, हमारी जो मैग्नेट होता है, लाइक हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें फ्लक्स क्रिएट करने के लिए हमारा प्ले रोल करता है, जो कि 90 डिग्री जो होता है लाइक करता है हमारा वोल्टेज से, याद रखिएगा। कोर लॉस क्या होता है? कोर लॉस कंपोनेंट लाइक सप्लाई बाय द हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस इन फेज विद द वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है 90 डिग्री हमारा क्या करता है, लाइक करता है वोल्टेज से, और हमारा जो कोर लॉस होता है वो जो सेम फेज में होता है वोल्टेज के। तो रीजन फॉर द नॉन साइनसॉइडल, नॉन साइनसॉइडल हमारा वेव शेप क्यों हो जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वीएच कर्व, वीएच कैरेक्टरिस्टिक सैचुरेशन अकर एट डिस्टॉर्शन। ऑलरेडी मैंने बताया कि जब भी हम वीएच कर्व बनाते हैं भाई, लो बार बार मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा रिपीटेशन हो रहा है। तो हम बीएच कर्व बनाते हैं तो ये हमारा जो कर्व है यहाँ पे सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रिटेंटिविटी होता है, रिटेंटिविटी कॉन्स्टिट्यूटी होता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। तो हमारा क्या हो रहा है, बीएच कर्व ऐसे बनता है, बीएच कर्व हमारा ऐसे बनता है। यहाँ पे सैचुरेशन होता है, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बीएच कर्व बनता है। डिस्टॉर्शन इफेक्ट क्या होता है, हमारा फेनोमेना जो एक्साइटेशन, इससे हमारा डिस्टोर्शन करंट वेव होता है, करंट या वोल्टेज वेव डिस्टॉर्स होता है, जनरेशन ऑफ हार्मोनिक, हार्मोनिक को जनरेट करता है। तो आई होप एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन फिनोमेना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कितना परसेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला इंटरव्यू, इंटरव्यू इंटरव्यू में ये चीज पूछेगा कि हमारा जो एक्साइटेशन फेनोमेना है, जो हमारा वेरी स्मॉल लाइक 2 to 5% ऑफ रेटेड करंट होता है, जो लोड नो लोड करंट होता है, ठीक है। और ये प्योरली नॉन साइनसोइडल वेव होता है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर। देखिए अब हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक नाम से आपको कंफर्म होगा, ऐसा पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे। लाइक देखो हार्मोनिक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे हमारा मान के चलो ये प्राइमरी वेव शेप है, ये प्राइमरी वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी फ्लक्स है ना, प्राइमरी वोल्टेज है, तो हमारा प्राइमरी मतलब इसमें कोई हार्मोनिक नहीं है। लेकिन मान के चलो ये हार्मोनिक क्रिएट, मतलब ये हमारा वेव शेप चेंज हो गया, वेव शेप ऐसे होने लगा, ये वेव शेप हमारा ऐसे होने लगा, साइनसोइडल ऐसे ऐसे होने लगा। तो ये हमारा वेव शेप, जैसे वेव शेप चेंज चेंज चेंजेस जस्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोड, LOAD लोड, VARIATI वेरिएशन, हार्मोनिक्स HAR, हार्मोनिक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस। हमारा हार्मोनिक्स कब इंट्रोड्यूस होगा, किसी भी चीज में हमारा हार्मोनिक्स कब आएगा, जब या तो वेव शेप कब चेंज होगा। जैसे आप ही जो कांस्टेंट फ्लो में आप अगर चल रहे हो, आपको अगर वेव शेप आपका चेंज करना है, आपको पढ़ाई का जो लेवल है उसको घटाना बढ़ाना है, तो आप में कुछ ना कुछ लॉसेस करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे लिख रहा है ना कि जो लोड वेरिएशन हो तब हमारा क्या होगा, हार्मोनिक HARMONIC, हार्मोनिक, हार्मोनिक्स भी इंट्रोड्यूस, INTRODUC। समझ में आया मैंने क्या लिखा, कि वेव शेप चेंजेस जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रीक्वेंसी लिखा है, फ्रीक्वेंसी और लोड वेरिएशन देन ओनली हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस, देन ओनली यहाँ पे लिखना चाहिए। आई होप आप समझ जाओगे, जो अगर वीडियो लेक्चर देख रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा। ये हमारा फंडामेंटल वेव है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब पहला वेव है, F नॉट, फंडामेंटल वेव,
WAV फंडामेंटल वेव, एफ नॉट से डिनोट करते हैं, ये बना एफ नॉट वेव। ठीक है, आप लिख रहे हैं ना फंडामेंटल वेव। फंडामेंटल वेव जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है, और ये क्या करता है हमारा हार्मोनिक्स का जिस नॉन लीनियर जो होता है, मैग्नेटाइजिंग जो ट्रांसफार्मर बना देता है, सेचुरेशन होने लगता है मतलब हमारा जो है ट्रांसफार्मर में। तो जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आओगे तो बहुत ही डिटेल्ड में आप अपने मतलब मशीन में पढ़ोगे कि जो हमारा ऑड हार्मोनिक्स क्या होता है, इवन हार्मोनिक्स क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक्स क्या होता है। तो ये हमारा ऑड हार्मोनिक्स जो ऑड टर्म लाइक थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स, ये ऑड टर्म है तो इसलिए ऑड ऑड हार्मोनिक्स कहते हैं। लाइक इवन हार्मोनिक्स की बात कर रहे हैं, इवन हार्मोनिक्स, HARMONIS। इवन हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, लाइक जो सेकंड हार्मोनिक्स हो गया, सेकंड लिख दिए हैं, फोर्थ हार्मोनिक्स हो गया, ठीक है, सिक्स्थ हार्मोनिक हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है एटसी लिख दो एक्सेट्रा। ये जो है इवन हार्मोनिक्स हो गया। थर्ड हार्मोनिक जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होता है हमारा, ये थर्ड हार्मोनिक्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक, हार्मोनिक आने से ऑब्वियसली क्या होगा, कोर लॉस होगा। कोर लॉस होगा तो हमारा एक्सेसिव हीट होगा, जिससे नॉइज वाइब्रेशन एंड इंसुलेशन, जिससे कि हमारा क्या होगा, फाइनली हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा हार्मोनिक्स। उसके बाद रिडक्शन मेथड, इसे कैसे खत्म कर सकते हैं हार्मोनिक को, तो यूज ऑफ ट्राइसरी वाइंडिंग। अब ट्राइसरी वाइंडिंग क्या होता है, ट्राइसरी वाइंडिंग, टर्सरी वाइंडिंग, टर्सरी वाइंडिंग में एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग जोड़ देते हैं, जो कि हमारा हार्मोनिक जो है, जो वेव से चेंज कर रहा है, उस वेव को चेंज न करने दे। लाइक जैसे अपने मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग पड़ा था, वैसे टर्सरी वाइंडिंग होता है, प्रॉपर ग्राउंडिंग कर दे। ग्राउंडिंग करने से भी हमारा क्या होगा, हमारा जो है मतलब ये हार्मोनिक्स को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव कोर मटेरियल, कोर मटेरियल जो हमारा कोर का मटेरियल है, जो हम ट्रांसफार्मर में मटेरियल ले रहे हैं लाइक ट्यूब का, उसका हम इम्प्रूव कर दे तो हम हार्मोनिक्स को घटा सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं इनरस करंट। इनरस करंट क्या होता है, इनरस करंट इज द हाई ट्रांसिएंट करंट। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इनवर्स करंट क्या होता है, एक हाई ट्रांसिएंट करंट होता है ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर व्हेन गेट फर्स्ट एनर्जाइज। जब सबसे पहले जब हमारा ट्रांसफार्मर एनर्जाइज हो जाता है, तो जितना करंट वो ट्रांसिएंट में डेवलप होता है एट वेरी स्टार्टिंग, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसिएंट। मतलब जो आप मोटर में ट्रांसिएंट, अभी इससे पहले हमने बहुत जैसे पढ़ाया था, ट्रांसिएंट जो डेवलप होता है उसी को हम इनवर्स करंट कहते हैं, जो कि हमारा 5 से 10 गुना, ये हमारा इंटरव्यू में आता है। इंटरव्यू देखो लिख दे रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछा था कि जो इनवर्स करंट होता है वो कितना टाइम्स होता है हमारा जो नॉर्मल रेटेड करंट होता है, उससे 5 से 10 गुना ज्यादा होता है हमारा इनवर्स करंट। ठीक है, उसके बाद जो कजेज होता है, इससे हमारा क्या होगा, फ्लक्स, फ्लक्स जो होता है वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, हमारा स्विचिंग एट अनफेवरेबल हो जाएगा, वोल्टेज इंस्टेंस कोर सिचुएशन हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है इनवर्स करंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन साइनसोइडल वेव फॉर्म, कंटेंट हार्मोनिक्स ग्रेजुअली डिकेट विद टाइम। तो ये हमारा इनवर्स करंट भी क्या होता है, ये जो है ट्रांजिएंट जो होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उस समय भी हमने बताया था, इस समय भी जो इनवर्स करंट होता है, ये हमारा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। इनवर्स करंट जो होता है शॉर्टर, शॉर्टर जो होता है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है शॉर्टर ड्यूरेशन। जो हमारा ये क्या होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है हमारा इनवर्स करंट। आई होप इनवर्स करंट क्या होता है आपको समझ में आ गया। इसका इफेक्ट क्या होता है, वोल्टेज को हमारा डीप करेगा, माल ऑपरेशन करेगा, हमारा जो भी मतलब डिवाइस लगाए हैं उसमें माल ऑपरेशन हो जाएगा, मैकेनिकली स्ट्रेस होगा ट्रांसफार्मर पे, वाइंडिंग जो होगा हीट अप होने लगेगा। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम कंट्रोल स्विच लगाते हैं, प्री इंसर्शन ऑफ रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर को लगाने से हमारा क्या होता है, इंडक्स करंट को कम कर सकते हैं ना, जो 5 से 10 गुना बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। प्रॉपर रिले का यूज करते हैं, रिले लगाते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनवर्स करंट को इंप्रूव करते हैं, कम कम से कम करते हैं। इनवर्स क्या करंट होता है, हाई ट्रांजिएंट करंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कहाँ घूम रहा है ये, कहीं दिख रहा है, हाँ, हाई ट्रांजिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा इनवर्स करंट क्या होता है, हाई ट्रांजिएंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 गुना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनवर्स करंट क्या होता है, इतना समझ में आ गया। तो अब लास्ट टॉपिक आपका बचेगा टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, आर्ट ट्रांसफार्मर। चलिए, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर होता है, उसको टेस्टिंग करने के लिए ऑलरेडी हमने जब मोटर भी पढ़ रहे थे, उसमें दो टाइप का टेस्टिंग था। एक ओपन ओपन सर्किट था, एक हमारा शॉर्ट सर्किट था। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट, यहाँ पे ओपन सर्किट लिख दे रहा हूँ, ये शॉर्ट सर्किट हमारा टेस्ट था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ऑलरेडी हमने बताया था कि ओपन सर्किट से क्या निकालते हैं, शॉर्ट सर्किट से क्या निकालते हैं। लाइक जो जो भी हमारा पर्पस क्या होता है टेस्टिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्पस जो होता है हमारा मेन। अरे यार, आज फोन आ रहा है, सर का फोन आ रहा है, मतलब क्या ही बताऊं, इनका कॉल उठाना। चलो ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगा। मतलब ये जो सर है ना, हमारे डिप्लोमा के हैं, और बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, IIT में पढ़ रहे हैं यार। तो इनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलो, मैंने बहुत पहले से इनको मैसेज करके रखा था, बाद में करता हूँ। पहले मेरे लिए मेरा ये जो है हॉबी है। ऑलराइट, तो ये हमारा पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर टेस्टिंग, सबसे पहले हमारा जो टेस्टिंग होता है वो हम टेस्टिंग करते क्यों हैं, टू डिटरमाइन लॉस डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। मतलब परफॉर्मेंस को जानना है हमें, परफॉर्मेंस मींस ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस क्या है। लाइक जो हमारा ट्रांसफार्मर का पर्पस है, सबसे पहले हम मतलब टेस्टिंग करते क्यों हैं, लाइक अपना ही टेस्टिंग हम क्यों कराते हैं भाई, अगर हम बीमार पड़े तो टेस्टिंग करते हैं। अब देखो, हमारा बीमार के नाम लिए, हमारा बैटरी बीमार हो गया। अरे यार, ये भी जैसे ही नहीं लगाएंगे
अगर स्विच ऑफ हो गया तो मेरा सब मेहनत पानी में निकल जाएगा। ठीक है। तो ऑल राइट। भी आपको इतना तो समझ में आ गया भाई कि जो हमारा टेस्टिंग होता है, जैसे हमें टेस्टिंग क्यों कराते हैं, मान लो हम बीमार पड़ते हैं तो टेस्टिंग कराते हैं। टेस्टिंग कराने से क्या होता है, हम कितना लॉस हो रहा है, कॉपर लॉस कितना हो रहा है, कोर लॉस कितना हो रहा है, हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर क्या है, तो सब कुछ पता लगाने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग जो होता है दो टाइप का होता है, एक ओपन सर्किट होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट टेस्ट इज टेस्टेड टू कंफर्म द ट्रांसफार्मर ड्यू टू द कोर लॉस। मतलब ये कोर लॉस के लिए, जो कोर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, वो नो लोड लॉस पे हम इसको मतलब निकालते हैं। और इसका जो होता है, ऑलरेडी हमने इसे पहले ही बताया था, जो हमारा दो टाइप का लॉस होता है। एक हमारा कोर लॉस होता है, बार बार बता रहा हूँ यार, ये तो हजार बार बता चुका हूँ लगता है। एक कॉपर लॉस होता है, एक COPPER कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा कोर लॉस जो होता है कॉन्स्टेंट लॉस होता है, CONSTNT कॉन्स्टेंट लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ना। ये हमारा कॉपर लॉस होता है, वेरिएबल लॉस होता है, वेरिएबल वेरिएबल लॉस होता है। ठीक है, वेरिएबल लॉस होता है, आपने बहुत बार पढ़ लिया। और ये जो होता है हमारा कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस, इसे हम क्या निकालते हैं, ये कोर लॉस हो गया, कॉपर लॉस हो गया, वही कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा कोर लॉस जो होता है वो नो लोड पैरामीटर पे होता है। और ये जो होता है अप्लाइंग रेटेड वोल्टेज, देखो ये इंपॉर्टेंट है। रेटेड वोल्टेज वन वाइंडिंग कीप द अदर वाइंडिंग ओपन। ओपन मतलब क्या है, एक वाइंडिंग हमारा जो होता है ओपन होता है, एक वाइंडिंग जो होता है शॉर्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। देखो फिगर से भी बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा जो है प्राइमरी है। प्राइमरी जो है शॉर्ट सर्किट है ना, और हमारा जो ये हमारा देख सकते हो, ये वाला क्या है, ओपन है। ओपन सर्किट, ये हमारा ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट कहते हैं। अब ओपन सर्किट टेस्ट का पर्पज क्या है, कोर लॉस निकालना। और वैसे देख सकते हो, हमारा कोर लॉस ओपन सर्किट, ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम क्या, कोर लॉस पे से नो लोड करंट निकालते हैं, पावर फैक्टर निकालते हैं, नो लोड शंट पैरामीटर निकालते हैं, लाइक आर नॉट, एक्स नॉट। और ये जो होता है, इसमें हमारा क्या, यूजुअली परफॉर्म ऑन द लो वोल्टेज साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो होता है, जो ये हमारा टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है, वो हमारा जो होता है लो वोल्टेज साइड से होता है। और हमारा हाई वोल्टेज साइड जो होता है वो केप्ट ओपन होता है। ये वाला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं बार बार लिखता हूँ कि इंटरव्यू में यही चीज पूछा जाता है। यार मेरे पास एक्सपीरियंस INT, इंटर VIEW, मैंने LNT का, मैंने दो तीन और एग्जाम, मतलब दो तीन और भी जो कंपनीज है फॉर गिविंग लाइक जॉब ऑल्सो मैंने दिया है, तो मुझे पता है, मैं हमेशा देखता भी रहता हूँ। यही चीज आपसे पूछा था कि हमारा टेस्टिंग होती है अगर ट्रांसफार्मर की, तो हमारा अगर हम ओपन सर्किट कह रहे हैं, तो ओपन सर्किट में हमारा जो रेटेड वोल्टेज देते हैं, रेटेड वोल्टेज देते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। यूजुअली जो ये परफॉर्म किया जाता है लो वोल्टेज साइड किया जाता है, क्योंकि ओपन सर्किट है ना। और हमारा जो होता है हाई वोल्टेज साइड ओपन रखते हैं। तो ये हमारा टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ये वाला चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एट टाइम ऑफ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट में यही लिख रहा है कि हमारा जो लो वोल्टेज साइड है वो क्या होता है, ओपन होता है, हाई वोल्टेज केप्ट ओपन, मतलब ये ओपन करते हैं। अप्लाई रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड करंट, वही चीज लिख रहा है फिर से। केप्ट जो हाई वोल्टेज साइड होता है ओपन होता है, इससे हम वोल्टेज करंट और पावर निकालते हैं। इससे हम क्या करते हैं, फाइनली जो वाट मीटर रीडिंग होता है, जो वाट मीटर रीडिंग यहाँ पे वाट मीटर लगा रहे हैं, ये वाट मीटर क्या करता है, कोर लॉस को बहुत ही डायरेक्टली जो होता है मीटर के हेल्प से हमारा नो लोड करंट लॉस हम फाइंड कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो होता है कॉपर लॉस के लिए होता है। कॉपर लॉस इसे हम बहुत ही स्मॉल मतलब अमाउंट से हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड कर लेते हैं। और रिजल्ट में हम कोर लॉस पता करते हैं, नो लोड करंट पता करते हैं, और सन पैरामीटर हम पता करते हैं। तो वही चीज दो बार लिखा है, तो आपको पता हो गया। अब आगे हम बात करते हैं जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया कॉपर लॉस के लिए। कॉपर लॉस सीरीज पैरामीटर से निकालते हैं, शंट पैरामीटर निकालते हैं। सीरीज शंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, इसे शॉर्ट करते हैं वन वाइंडिंग बाय अप्लाइंग द रिड्यूस वोल्टेज। देखिए रिड्यूस वोल्टेज और रिड्यूस मतलब करंट इसमें देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो चीज हाईलाइट करना आप भी अपने एग्जाम में जरूर से जरूर लिखना। ठीक है, तो ये हमारा जो है देख सकते हो यहाँ पे जो है ये शॉर्ट सर्किट है, यहाँ हमारा शॉर्ट SHORT शॉर्ट सर्किट है ना, शॉर्ट सर्किट, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसे हम कॉपर लॉस निकालते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस निकालते हैं, और रिएक्टेंस निकालते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, इसे हम क्या करते हैं, रिएक्टेंस निकालते हैं, या कॉपर लॉस हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, हमारा सीरीज पैरामीटर है, ACRIE सीरीज पैरामीटर, सीरीज PARAMET। यार आई डोंट नो कितना टाइम हो गया यार। ठीक है, तो ये हमारा जो है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर हो गया। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अरे यार आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं यार, एक मिनट, जस्ट वेट, मैं चेक करूंगी प्लीज। आवाज रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ यार आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आवाज रिकॉर्ड नहीं होगा ना तो मेरा पूरा हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अभी कितना, अभी हम स्लाइड नंबर 30 पे हैं। ठीक है, अभी हम स्लाइड नंबर, अरे बाप रे बाप, 45 तक आना है। ठीक है। मेरे को दिक्कत नहीं होती, मेरे को तो इंटरेस्ट है, लेकिन अभी
थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो ये सब चीजें जितना हमने बताया, आई होप आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको समझ में आया हो जितना चीजें अभी तक बताया हमने, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हार्मोनिक्स बताया, इनवर्स करंट, शॉर्ट सर्किट। हाँ, शॉर्ट सर्किट पे आ रहे हैं अभी। तो शॉर्ट सर्किट से हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, सप्लाई अप्लाई टू द हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड में हम सप्लाई देते हैं, और हमारा जो होता है लो वोल्टेज साइड जो होता है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज साइड जो होता है वहां पे हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। लो वोल्टेज साइड क्या होता है, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई टू द लोअर वोल्टेज साइड, हमारा सप्लाई मतलब जो होता है अप्लाई लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज साइड। यहाँ पे लिखा है ना प्रोसीजर, अप्लाई लो वोल्टेज साइड टू हाई वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड हम अप्लाई करते हैं, इससे हम भी वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज शॉर्ट सर्किट, करेंट शॉर्ट सर्किट, पावर शॉर्ट सर्किट निकालते हैं। और ये जो इसमें वाट मीटर लगाते हैं, ये वाट मीटर हमें क्या करेक्ट करके देता है, हमें जो होता है कॉपर लॉस ये देता है, ये हमारा कॉपर लॉस देता है, और वो हमें कोर लॉस दे रहा था। इसमें जो होता है कोर लॉस हम निग्लेजिबल मान लेते हैं ड्यू टू द लो वोल्टेज। इसमें वोल्टेज बहुत कम होता है क्योंकि रिड्यूस वोल्टेज रह रहे हैं, रिड्यूस वोल्टेज, वोल्टेज को ऑलरेडी हम कम ले रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो होता है कोर लॉस जो होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। कोर लॉस क्या होता है, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ, नीला मतलब ये कर ले रहा हूँ। जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस जो होता है वो क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज कम है, नेगलेक्ट कर लेते हैं। एनर्जी नेगलेक्ट नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है समझ में आ गया। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, यूजुअली लो वोल्टेज, वोल्टेज लो रहता है। सेफ्टी पर्पज के लिए हमारा क्या होता है, पावर कैलकुलेशन, इंश्योर द सेफ एंड लो पावर कंजम्पशन। कॉपर लॉस ऐसे फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर लाइक सीरीज पैरामीटर, वही आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया। उसके बाद हम सैंपलर टेस्ट आते हैं। देखिए ये आपके एक एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा मैं 2x की स्पीड से पढ़ा भी रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा हो गया, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। तो रुक जाइए, मैं भी थोड़ा अपना पानी 1 मिनट पी लूँ यार, इतने देर से बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या मुझे वीडियो 2 पार्ट में बनाना चाहिए कि एक ही पार्ट में सही है। मुझे लगता है कि एक फ्लो में पढ़ाना हमको अच्छा लगता है। भले मतलब एक बार लगातार मैं पढ़ा लेता हूँ तो मेरे को भी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ चलो यार चैप्टर खत्म हो गया। अब मान चलो पार्ट 1 पढ़ाना है, फिर पार्ट 2, फिर 2 बार अपलोड करो, मजा नहीं आता है। ऑलराइट, संपना टेस्ट क्या होता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई, बैक टू बैक टेस्ट, संपना टेस्ट बैक टू बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तुम्हारा संपना टेस्ट क्या होता है, संपना टेस्ट एक्चुअली हम करते क्यों है। तो जो संपना टेस्ट होता है, संपना टेस्ट इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर। इसमें हम 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लेते हैं, देखो 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लेते हैं साइमल्टेनियसली अंडर फुल लोड कंडीशन। ये जो होता है अंडर फुल लोड कंडीशन होता है, अंडर फुल लोड कंडीशन विदाउट एक्चुअल लोडिंग, मतलब इसमें हम एक्चुअल लोडिंग नहीं करते हैं। और जो ये होता है टेस्ट, जो होता है संपना टेस्ट, वो 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लेके हम करते हैं अंडर फुल लोड टेस्ट टू डिटरमाइन लॉसेज एंड टेम्परेचर राइज। इससे हम लॉसेज एंड टेम्परेचर राइज, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर राइज हम मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसीलिए सर्कल करता हूँ कि आपका डायरेक्ट जब आप पीपीटी पढ़ो तो हाईलाइट हो वही चीज कि आपको एग्जाम में आता है। ऑलरेडी ये हाईलाइटेड मतलब हाईलाइटेड बोल्टेड बोल्ड रिलेटेड में मैंने लिया, फिर से मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो होता है ना टेम्परेचर टेस्ट, ये जो होता है लॉसेज हमारे ट्रांसफार्मर एज वेल एज टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, इसके लिए हम जो है संपीड़न टेस्ट करते हैं। और संपीड़न टेस्ट जो होता है, संपीड़न टेस्ट का पर्पस क्या होता है, फुल लोड कॉपर लॉस फाइंड करना एज वेल एज कोर लॉस फाइंड करना, फुल लोड कॉपर लॉस, कोर लॉस एज वेल टेम्परेचर राइज। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। केवल और केवल संपीड़न टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसे हम टेम्परेचर राइज भी मेजर कर पाते हैं। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से हम टेम्परेचर राइज नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन संपीड़न टेस्ट हम टेम्परेचर राइज, यहाँ पर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर राइज जो है हम इसे क्या करते हैं, पता लगाते हैं, जो हमारा संपीड़न टेस्ट है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं लाइक प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ये ट्रांसफार्मर ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड, प्राइमरी कनेक्टेड टू द सप्लाई। जो प्राइमरी है देखो, ये हमारा सप्लाई है, सप्लाई से हमारा प्राइमरी, ये प्राइमरी है ना, ये प्राइमरी साइड है, ये हमारा पी आ रहा है, ये हमारे प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी साइड, ACCO एंड DRY, सेकेंडरी हमारा ये साइड है, सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड में हमारा क्या है, सेकेंडरी साइड में हमारा लोड या सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी हमारा जो है कनेक्ट है, करंट इन अपोजिशन, ये हमारा करंट को अपोज करेगा। अब बस इस लेक्चर में पढ़ोगे, लेक्चर में तो लेक्चर में बताया जाता है कि हमारा जो संपीड़न टेस्ट में होता है करंट अपोजिशन होता है। करंट अपोजिशन क्या होता है, अब यहाँ पे नहीं समझा पाएंगे भाई क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। बस इतना याद रखो कि जो सेकेंडरी होता है उसमें हमारा क्या होता है, कनेक्शन इन अपोजिशन, मतलब इसमें करंट अपोजिशन से सिर्फ ऐसे कनेक्ट करते हैं कि इसमें करंट अपोजिशन हो। और इसका वर्किंग कैसे होता है, नो लोड कंडीशन पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कोर लॉस। और जो सर्कुलेटिंग करंट जो प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने बताया कि ये करंट अपोजिशन के कारण जो सेकंड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड कर लेते हैं, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस भी फाइंड कर लिए, कोर लॉस भी फाइंड कर लिए। तो इससे हमारा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि हमारा फुल लोड कंटिन्यूअस जो होता है, विदाउट एक्चुअल लोड लगाए हम क्या कर रहे हैं, फुल लोड कंडीशन पे हमारा क्या होता है, एक्यूरेट हम एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं विथ
सुटेबल फॉर द लार्ज ट्रांसफार्मर, ये लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए हमारा क्या है, सुटेबल है, ये हमारा संपूर्ण टेस्ट है। क्योंकि नो लोड पे क्या करते हैं, नो लोड पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नो लोड पे हम जो है, यहाँ पे नो लोड पे क्या कर रहे हैं भाई, हम कोर लॉस पता कर ले रहे हैं, फुल लोड पे भी हम पता कर ले रहे हैं। तो सुटेबल फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर पे हम संपूर्ण टेस्ट करके जो भी है, कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, कितना कोर लॉस हो रहा है, कितना कॉपर लॉस हो रहा है, ना तो इसमें शॉर्ट सर्किट करना है, ना ओपन सर्किट टेस्ट करना है, बस इसमें दो ट्रांसफार्मर को है आइडेंटिकली लगाना है। अगर टेस्ट कैसे होता है भाई, वन शॉट में बताना इट्स नॉट मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा 3 घंटे का लेक्चर हो जाए, 3 घंटे का कौन देखेगा, एक यूनिट अगर पूरा देखो तो 15 घंटे का बन जाएगा। 3 3 घंटे के बनाने लगे, 3 घंटे का एक यूनिट, 3 ही 5 15, 15 घंटे का अगर बनाने लगे तो लेक्चर और वन शॉट में मतलब अंतर क्या रह जाएगा। तो वन शॉट बस आपके रिवीजन पर्पज के लिए होता है। रिवीजन पर्पज में बस इतना समझ लो कि हमारे दो ट्रांसफार्मर को आइडेंटिकल, हम यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर देख रहे हो, इनको आइडेंटिकली हम लगाते हैं, और इनका मेन पर्पज क्या होता है कि एक ही टेस्ट में कोर टेस्ट भी कर लो, कॉपर टेस्ट भी कर लो, टेम्परेचर राइज भी कर लो, तो ये हमारे लास्ट ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही मतलब अच्छे होते हैं। रिक्वायर फॉर टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लगाते हैं, इसलिए कम्प्लेक्स हो जाता है और ये कॉस्टली हो जाता है, कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है, ये कॉस्टली हो जाता है, तो इसलिए ये जो होता है इसका मेन ड्रॉबैक कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये संपूर्ण टेस्ट हो गया। संपूर्ण टेस्ट के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर, अरे यार अभी पोलैरिटी टेस्ट, इतना टेस्ट है, ठीक है। पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है, पोलैरिटी टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोलैरिटी, मतलब हमें ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी अगर फाइंड करनी है तो ये टेस्ट हम करते हैं। और ये टेस्ट जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर करते हैं, लाइक पर्पस टू इंश्योर द करेक्ट कनेक्शन, मतलब हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है इसकी कनेक्शन कैसे हम करेंगे। सबसे पहले पोलैरिटी फाइंड करने के लिए ना, पोलैरिटी में फाइंड करने के लिए दो टाइप की टेस्ट होती है, एक एडिटिव पोलैरिटी होती है, एक सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होती है। एडिटिव पोलैरिटी में हम वोल्टेज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज हाइयर हमें मिलता है, ऑब्वियसली मिलेगा। ये हमारा जो वोल्टेज होता है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा जो है वो लोअर हो जाता है। लाइक देखो, हमने यहाँ इनपुट लगाया, ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट लगाया, मान के चलो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट यहाँ पे लगाया, ठीक है, समझना। तो ये हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। तो जैसे ही हम इसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा जो है E1 माइनस E2 लिख लेगा, तो ये हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। जैसे हमारा वोल्टेज जो है घट रहा है, वोल्टेज हमारा घट रहा है, तो ये हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो गया। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में हमारा वोल्टेज जो है घट रहा है, तो हमें पता लग गया कि हमारा जो है ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में हमारा वोल्टेज घट रहा है। तो वोल्टेज घट रहा है तो ये हमारा जो है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो जाएगा। और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होता है, यहाँ पे दिया नहीं है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में हमारा प्लस माइनस ऐसे होता है, और ये हमारा माइनस प्लस ऐसे हो जाता है शायद, हाँ। और जो हमारा एडिटिव पोलैरिटी में क्या होता है कि हमारा जो पोलैरिटी होता है ऐड हो जाता है, तो वोल्टेज हमारा फाइनली ऐड होता है, सेम से मिलने लगता है, ऐसे मिलने लगता है। एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ, ऐसे ही होता है। यहाँ पे ये मतलब दिया नहीं है फिगर में, एक मिनट, बस 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 एक मिनट, ये फिगर में दिया होगा कहीं, बस मैं चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं दिया होगा तो जरूर आपको सही बताना चाहिए ना। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, सब्ट्रैक्टिव में माइनस माइनस, सब्ट्रैक्टिव एडिटिव, यार मैं गलत क्यों कर रहा हूँ आजकल। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में ये जो है, देखिए एक मिनट, हाँ प्लीज, यहीं पे यही गलती आप भी करोगे, देखो ये गलत हुआ। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होगा, ये जो हमारा पोलैरिटी होती है, ध्यान से देखो, जो हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होता है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में दोनों साइड हमारा माइनस हो जाएगा, दोनों साइड हमारा प्लस हो जाएगा, सेम हो जाएगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी में प्लस, एक साइड प्लस हो, मान के चलो इधर हमारा माइनस है, एक मिनट, अगर माइनस है तो दूसरा साइड हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अलग अलग होगा एडिटिव में, ठीक है। एडिटिव में हमारा अलग अलग होगा, अलग होगा तभी नहीं ऐड करेंगे, लाइक देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है, तभी तो हम वोल्टेज हम सेल क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सेल जो है ऐड करते हैं। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, आपको भी याद रहेगा, अब मैं भी नहीं भूलूंगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ में माइनस होता है यहाँ पे प्लस होगा, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये हमारा एडिटिव पोलैरिटी होता है। एडिटिव क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर जब भी मान के चलो, जैसे ही अगर इनपुट में हमने 400 वोल्ट दिया, देखो 400 वोल्ट दिया, लेकिन यहाँ पे हमें 450 वोल्ट आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे वोल्टेज जो है अपोजिट है। अगर प्लस यहाँ पे है, अगर प्लस यहाँ पे तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस है। तो ऐसे हम पोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं। पोलैरिटी फाइंड करते हैं तो ये हमारा पोलैरिटी टेस्ट होता है। इसका जो है प्रोसीजर जो है, कनेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल, मेजर द रिजल्टेंट वोल्टेज, उसके बाद हम पोलैरिटी डिटरमाइन करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट ड्यूरिंग द पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन में भी इसका काम आता है। पैरेलल ऑपरेशन में अगर गलत पोलैरिटी हम ऐड कर दिए, तो आपने देखा होगा पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए 4 से 5 पॉइंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मुझे लगता है थर्ड यूनिट में हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, बाद में भी आएगा, बहुत बार आएगा। पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है, पैरेलल ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले 5 जो कंडीशन होता है वो आपको जानना होगा, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज जो भी होता है, पोलैरिटी जो होता है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर वोल्टेज मैचिंग, ये लिख रहा है ना, प्रॉपर वोल्टेज मैचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट से फाइंड कर लेते हैं।
आई होप जितने टाइप के आपके टेस्टिंग मोस्टिंग थे ये समझ में आ गया। देखो ये एक ही लाइन पे हमने दे दिया, लाइक टेस्ट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, लाइक पर्पस क्या है, लॉस मेजरमेंट, वोल्टेज मेजरमेंट, जो ओपन सर्किट टेस्ट है उससे हम क्या करते हैं, कोर एक ही पेज पे दे दिया, कोर लॉस फाइंड करते हैं, लोड पैरामीटर, नो लोड पैरामीटर फाइंड करते हैं, शॉर्ट सर्किट से हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड करते हैं, इम्पीडेंस फाइंड करते हैं, संपूर्ण टेस्ट से फुल लोड हम जो परफॉर्मेंस हम पता कर लेते हैं। ये हमारा जो होता है लार्ज ट्रांसफार्मर के होता है, लार्ज लार्ज जो होता है ट्रांसफार्मर, फॉरवर्ड लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज करते हैं। पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है, वाइंडिंग का डायरेक्शन हम पता करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा इससे क्या, ओपन सर्किट से टेस्ट से हम कोर लॉस, कॉपर लॉस, बोथ लॉसेस, इसे कोर लॉस और प्लस कॉपर दोनों फाइंड कर लेते हैं, जो संपूर्ण संपूर्ण टेस्ट होता है लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए होता है। ठीक है, आज वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें हम हीट हीट कितना हमारा जनरेट हो रहा है ये भी हम हीट लॉस भी क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा संपूर्ण टेस्ट में। तो ये हमारा जो है रेटेड वोल्टेज पे काम करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ये लो वोल्टेज वोल्टेज इसमें कम होता है, वोल्टेज कम होता है। ठीक है, ये हमारा रेटेड कंडीशन पे, ये हमारा लो वोल्टेज पे कंडीशन पे काम करता है। एक ही पेज पे आपको दे दिया, अब बताओ इससे बेहतर क्या होगा। आपको पहले हमने पूरा थ्योरी दिया, उसके बाद एक ही पेज पे सब कुछ दे दिया। तो आई होप आपको सभी टेस्ट समझ में आ गया हो। तो सभी टेस्ट समझ में आ गया तो अब लास्ट ये है भाई साहब ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर अब हम आपको बताते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर इज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली हैव अ सिंगल कंटिन्यूअस वाइंडिंग होता है। इसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जैसे अलग अलग नहीं होता है। जैसे देखो ये हमारा जो वाइंडिंग हो गया ना, जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, तो इधर प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें म्यूचुअल मतलब ये जो है इनडायरेक्ट, ये म्यूचुअल, ये सेकेंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होगा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और जो अभी अभी देखो ये हम आपको फिगर दिखा दे रहे हैं, ये हमारा जो फिगर देख रहे हो ये हमारा जो है, ये हमारा मतलब एक ही वाइंडिंग, एक ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, तो ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो एक ही पे हमारा क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। और एक ही पे हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है क्या होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन बना देते हैं। तो फिजिकली जो होते हैं ये शेयर जो सेक्शन होता है वो डिफर करंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द कंडक्टर मास। मतलब इसमें कंडक्टर कम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक के ऊपर के कर रहे हैं, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी, सेकेंडरी के ऊपर प्राइमरी। लेकिन यही है इसका डिसएडवांटेज कि ये जो होता है इसकी जो रेटिंग जो होती है, इसकी RATNG रेटिंग जो होती है वो बहुत ही कम होती है, रेटिंग भी कम होती है, और इसकी इफिशियंसी भी हमारी क्या होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। रेटिंग कम होती है, इफिशियंसी भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं। नॉट PREF प्रीफर फॉर लार्ज LARJ लार्ज ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर। तो ये याद रहेगा ना, रेटिंग कम होती है, ये भी मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, इसको ऊपर देना चाहिए लेकिन आपको आप याद कर सकते हो। ठीक है, आपको फिगर उगर बनाने में तो दिक्कत नहीं होगा ना यार। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेकिन लिखूंगा तो ये बीच में आ जाएगा। इसकी जो मतलब ये जो होता है, यूज फॉर लो आर स्मॉल ट्रांस FORM ट्रांसफार्मर ऑनली। ठीक है, आई होप आपको ये नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ। ये हमारा केवल और केवल मतलब ये जो है छोटे ट्रांसफार्मर के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो है ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर का आपने फिगर देख लिया। ये हमारा जो वोल्टेज V2 है, I2 करंट आ रहा है, इधर से हमारा अगर I1 करंट जा रहा है, इधर से हमारा I2 करंट जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें हमारा क्या आ जाए, I2 माइनस I1 करंट आएगा, हमारा V1 करंट फ्लो होगा। ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द सेम वाइंडिंग, मतलब कॉमन हमारा होता है ना, कॉमन बोथ इनपुट आउटपुट। इलेक्ट्रिकल जो होता है एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम पार्शियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड पार्शियली जो होता है डायरेक्ट करेक्शन। कुछ हमारा जो मतलब हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है, पार्शियली जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और पार्शियली जो होता है वो डायरेक्ट इंडक्शन से होता है, डायरेक्ट कंडक्शन से होता है। उसके बाद जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर है वो जो होता है, वो सिंगल जो वाइंडिंग वाउंड अंदर लेमिनेटेड कोर। जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सिंगल वाइंडिंग होता है। आपने देखा ना, केवल एक ही वाइंडिंग पे हम दोनों कर रहे थे। इसमें टैपिंग जो होता है प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम टैपिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इनपुट जो टर्मिनल कनेक्टेड अक्रॉस द फुल वाइंडिंग, तो फुल वाइंडिंग जो होता है उस पर हम इनपुट जो होता है टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट भी एक ही पे करते हैं। नो फिजिकल सेपरेशन, इसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होता लाइक टू वाइंडिंग से। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें नो सेपरेशन होता है, कोई हमारा SEPERAT नो सेपरेशन। मतलब ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये ELECTRICL इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, CONNECTED कनेक्टेड। ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं दोनों वाइंडिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर ऑटो, मतलब ये ऑटो ट्रांसफार्म वाटर ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले हम एसी देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एसी दे रहे हैं। देखो ये हमारा एसी है, एसी दिया हमने। ठीक है, एसी हम प्राइमरी दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के बाद वोल्टेज इंड्यूस हुआ, इसमें से इसमें आया, इसमें से उसके बाद आउटपुट जी टेकन हमारा टैपिंग, टैपिंग से हम क्या आ रही है, ये हमारा आउटपुट पावर हो गया। हमारा आउटपुट हमारा क्या हो गया, आउटपुट पावर इधर आ गया, ये हमारा आउटपुट पावर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनपुट वोल्टेज है।
तो इस तरह से ये जो होता है मोड ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है, इंडक्टिव ट्रांसफार्मर हो गया, कंडक्टिव ट्रांसफार्मर। इंडक्टिव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काम करता है। कंडक्टिव जो होता है, जो कंडक्टिव जो होता है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है। मैंने बताया ना अभी, ऑलरेडी आपने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिटवीन इनपुट आउटपुट। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इनडायरेक्ट तो नहीं है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जैसा, जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कैसे होता है भाई? टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऐसे होता है, ऐसे इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। आई होप अभी तक आपको समझ में आएगा। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में हमारा जो है वो क्या है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता टू वाइंडिंग में, लेकिन इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन। इसमें जो है डायरेक्ट कनेक्शन, DIRECT, डायरेक्ट, CUNNACT डायरेक्ट कनेक्शन, इसमें हमारा क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। आई होप अभी तक आपको जितना मैंने समझा वो समझ में आया हो, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, ऑलरेडी हमने बताया था V1/V2 इक्वल टू N1/N2। और जो I1 I2 जो होता है, ऑलरेडी मैंने बताया था, I1 I2 जो होता है ये अलग हो जाता है। I1 I2 N1 N2 जो होता है ये जो होता है अलग हो जाता है, ठीक है। ये हमारा अलग है। एक मिनट इसको बॉक्स में कर लेते हैं, नहीं तो जो ऑब्वियसली ये जो है यही दिक्कत, मतलब आप करोगे कि अगर एक साथ लिख दोगे तो अलग हो जाएगा। ये हमारा अलग है, V1/V2 N1/N2। देखो इसको हम ट्रांसफार्मर रेशियो भी कहते हैं। V1/V2 N1/N2 जो होता है वो जो होता है I1/I2 N1/N2, दूसरा है। ये मेरा दूसरा है। लाइक यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, V1/V2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू, यहाँ पे जो होगा I1 I2/I1 होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे I1/I2 होगा, ये वाला होता है, ठीक है। एक मिनट इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, दूसरे कलर से कर देंगे तो आपको समझने में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट और वोल्टेज सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमारा V1 होगा तो हमारे यहाँ पे I2 होगा। ये जो होगा सेम नहीं होंगे, ये जो होंगे सेम नहीं होंगे, यही याद रखिएगा, होंगे सेम नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारे सेम नहीं होंगे, ये हमारा दोनों सेम होगा, ठीक है। ये हमारा दोनों सेम होगा लेकिन ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। आई होप अभी तक ऑटो ट्रांसफार्मर भी समझ में आया। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज जो है डायरेक्टली हमारा टर्न जो होता है, TURN, टर्न्स होता है यहाँ पे, टर्न्स। तो हमारा वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी देखा वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न, V1 N1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन करंट जो है वो करंट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/N। करंट जो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया, समझ में आया कि नहीं बताओ। एकदम बिल्कुल आपको प्योरली आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बता के रहा हूँ कि वोल्टेज जो है यहाँ पे अभी हमने दिखाया यार। देखो यहाँ पे वोल्टेज जो है टर्न से डायरेक्टली कनेक्शन है ना, लेकिन N1 और यहाँ पे ये जो है क्या है, ये जो है हमारा इनडायरेक्ट कनेक्ट, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखा ना आपने। तो यही चीज हमने बताया यहाँ पे कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। वोल्टेज जो है वो टर्म से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक करंट जो है हमारा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना याद आ गया। सेम एज बोथ वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बट विद द शेयर्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो दोनों का वाइंडिंग जो होता है सेम होता है लेकिन वो शेयर्ड होते हैं। कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है? कॉपर सेविंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर रिडक्शन इन कंडक्टर मटेरियल, मतलब एक ही के ऊपर एक कर रहे हैं तो इसमें हमारा कॉपर सेविंग होता है टू वाइंडिंग के कंपेयर में, लिख रहा है कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। रीजन क्या होता है, पार्ट ऑफ वाइंडिंग कॉमन होता है और लेस कॉपर के में रिक्वायर्ड होती है, और कॉमन कॉपर होता है, ठीक है। कॉपर रिक्वायर्ड इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, तो रिड्यूस होता है इसलिए हमारा कॉपर सेविंग इसमें होता है। और ये जो होता है ना, इसके कारण कंक्लूजन क्या होता है, कॉपर सेविंग होता है तो स्मॉल हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, लोअर कास्ट होता है और इफिशिएंसी हाई होती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ड्रॉबैक ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो इतना देर से मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरा जो एक कह सकते हैं ना एनर्जी कमी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। अभी कह दो तो मैं पढ़ा सकता हूँ बहुत देर तक, लेकिन यही है कि थोड़ा घबराहट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ड्रॉबैक बस ये है कि स्मॉल या जो है स्मॉल ट्रांसफार्मर, मतलब लो रेटिंग स्मॉल ट्रांसफार्मर और ओनली यूज फॉर लो रेटिंग, लो रेटिंग पर्पस, बस लो रेटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसका जो होता है ये ड्रॉबैक है, जस्ट बिकॉज इसका इसमें लॉसेज जो होते हैं, लॉसेज इज मोर देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से इसमें हमारा लॉसेज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं।
क्यों होते हैं? क्योंकि एक के ऊपर एक है और एक बार ये खराब हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा पूरा फेंकना पड़ जाएगा, फिर से हमारा पूरा मतलब प्राइमरी सेकंड एक ही पे होता है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आएगा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर निकालने के लिए वही आउटपुट अपन इनपुट करते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, हाई एफिशिएंसी देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मतलब ज्यादा होती है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और जो ये इसमें रिड्यूस कॉपर करते हैं, कॉपर जो कम होता है, इसमें हीट जनरेशन भी कम होता है। और रीजन फॉर हाई एफिशिएंसी पार्ट ऑफ पावर ट्रांसफर डायरेक्टली कनेक्टिविटी, डायरेक्टली हमारा कनेक्ट होता है, इसमें लॉसेज जो होता है कम होता है। लाइक इसमें लॉसेज कम होगा क्या, पार्ट ऑफ पावर ट्रांसफर डायरेक्टली डायरेक्टली पास होगा, तो इसमें रीजन फॉर हाई एफिशिएंसी, अच्छा यहाँ पे जो लॉसेज जो है ना यार कम होगा क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मिटा ही लो। जो लॉसेज होते हैं ये इसमें कम होते हैं, लॉसेज होते हैं इसमें कम होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी डायरेक्ट होती है। ठीक है, इसमें मतलब एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग में लीकेज मतलब बीच में जो होता है गैप होता है उसके कारण ज्यादा होता है। तो ये हुआ हीट जनरेशन एज वेल एज रीजन फॉर हाई एफिशिएंसी। हमने देखा कि इसमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी से हमारा क्या है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी से हमारा क्या है, कंडक्टिविटी है, ओनली पार्ट ऑफ ट्रांसफर थ्रू द, इसलिए हमारा इसका जो रीजन है हाई एफिशिएंसी का। ठीक है, उसके बाद वी एम्पियर जो है रेटिंग, इसका जो एम्पियर रेटिंग जो होता है वो एपरेंट पावर कैपेसिटी पे होता है। वी रेटिंग मींस वोल्टेज करंट रेटिंग है। ठीक है, ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर हैव अ हायर वोल्टेज रेटिंग देन द टू वाइंडिंग, ऑब्वियसली टू वाइंडिंग से हमारा जो इसकी हायर रेटिंग होती है। मोर पावर ट्रांसफर विद द सेम मटेरियल, मतलब इसमें हमारा पावर भी होता है सेम, मतलब लॉसेस कम होगी तो पावर ज्यादा ट्रांसफर करेगा। रीजन ड्यू टू, इसमें डायरेक्ट रीजन क्या है, ड्यू टू पार्शियल डायरेक्ट पावर ट्रांसफर, मतलब इसमें कोई भी मतलब बीच में मतलब कोई पार्ट नहीं है कि इसमें लॉसेस ज्यादा होता है, इसलिए इसका ट्रांसफार्मर का हमारा जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो होती है हाई होती है। एडवांटेज क्या है, रिक्वायर लेस कॉपर, स्मॉल साइज वेट, लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, लोअर जो है लॉसेज होता है, इसमें लोअर लॉसेज होता है। बस इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नो मतलब इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट में कोई इलेक्ट्रिकली मतलब आइसोलेशन नहीं है। रिस्क ऑफ हाई वोल्टेज अपेयरिंग एट द लोड, मतलब लोड पे हमारा हाई वोल्टेज हो सकता है। नो सुटेबल फॉर लार्जर ट्रांसफार्मर, लार्जर वोल्टेज डिफरेंस के लिए नहीं यूज होता है। सेफ्टी कंसर्न के लिए सम एप्लीकेशन में ये क्या होता है, इसमें सेफ्टी नहीं होता है ना, क्योंकि डायरेक्टली इसमें कनेक्टेड है, डायरेक्टली इंसुलेशन नहीं है, तो हो सकता है इसमें शॉक लग जाए, या मतलब ये हमारा लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए यूज नहीं कर सकता। एप्लीकेशन कहाँ है, वोल्टेज रेगुलेशन इन पावर, इसका ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू वाला बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैं सीरीज लाने वाला हूँ इंटरव्यू रिलेटेड, क्योंकि जब भी किसी का प्लेसमेंट होता है ना तो यही वीडियो खोजता है कि इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन मिले, और यही क्वेश्चन नहीं मिल पाता है। तो आई एम श्योर कि मैं वीडियो बनाऊंगा, लाइक जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ वन शॉट तो ये चलता है क्यों, क्योंकि नहीं है वीडियोस। वैसे इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन यही है कि वोल्टेज रेगुलेशन को, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन में इसका यूज होता है। इंटरकनेक्शन में यूज होता है, ट्रांसमिशन लाइन में इंटरकनेक्शन के लिए यूज करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के लिए यूज करते हैं, लेबोरेटरी में वोल्टेज जो कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी के लिए यूज करते हैं, मतलब हम लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं वोल्टेज को वेरी करने के लिए। बूस्टर ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए इसका यूज करते हैं जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो आई होप ऑटो ट्रांसफार्मर आपको समझ में आया, लाइक यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर दिया, कंपेरिजन कर दिया, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड जो ऑटो ट्रांसफार्मर है। लाइक फीचर क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें सिंगल वाइंडिंग होता है, इसमें टू वाइंडिंग होता है, इसमें आइसोलेशन नहीं होता है, इसमें आइसोलेशन होता है। इसमें कॉपर जो होता है कम लगता है, इसमें जो कॉपर जो है ज्यादा लगता है टू वाइंडिंग में। इसकी एफिशिएंसी जो होती है ज्यादा होती है, इसमें जो होती है कम होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, इसकी कॉस्ट होती है दो ज्यादा होती है, ड्यू टू ड्यू टू मोर कॉपर मोर कॉपर इसमें यूज किया जाता है ना, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें सेफ्टी जो होता है कम होता है, सेफ्टी जो होता है कम होता है, इसमें सेफ्टी जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप ये कंपेरिजन भी हमने करके दिखा दिया। अब चलते हैं न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल जो है बिलीव मी, ये जो न्यूमेरिकल है ना देख सकते हो, सबसे पहले एकेटी में 2014-15 में भी आया है, 17-18 में भी हो सकता है जो ये 25-26 में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है। और ये मैं बहुत ही बार लिख रहा हूँ गेट में, देखो गेट में बहुत बार, हिंदी में लिख दूं क्या, बहुत, चलो हिंदी में लिख देता हूँ, फीलिंग आता है ना, बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन ना गेट में भी बहुत बार आ चुका है, तो समझो सबसे पहले क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 500 केवी की ट्रांसफार्मर है जिसकी एफिशिएंसी 95% द फुल लोड पे हमारा क्या है। देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग केवीए बोलते हैं, केवी रेटिंग जिसको कि एस से डिनोट करते हैं। जैसे मान चलो केवी रेटिंग जो है एस इक्वल टू जो हमारा पावर, मतलब टोटल पावर जो है कितना है, 500 जो है केवीए है। एस इक्वल टू मतलब ये पावर है, एस इक्वल टू जो है हमारा कितना है 500 केवी दिया हुआ है। एट सबसे पहले गिवन, यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं,
GIVEN गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 95% इफिशियंसी, हमारा इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी जो है 95%, मतलब 0.95 लिख सकते हैं, 0.95 लिख सकते हो ना, 0.95 लिख सकते हो ना, 95% लो यार, लिख ही देता हूँ, अब तो सेकंड ईयर में हो, चलो सेकंड ईयर में हो, हाँ 95%, तो 95% क्या लिख सकते हैं, 0.95%, 0.95% इफिशियंसी है, ठीक है। एट फुल लोड, फुल लोड, फुल फुल लोड मीन्स क्या होता है, हमारा जो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक्स हम मानते हैं एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, फुल लोड पे एक्स इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला टर्म दिया हुआ है। दूसरा टर्म क्या बोल रहा है कि बोथ एट यूनिटी पावर फैक्टर, दो अभी एक और पढ़ेंगे, ये दोनों जो है यूनिटी पावर फैक्टर, कलर चेंज करते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर यहीं पे लिख देते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, ये पहला हमें मिला, ठीक है, पहला। अब दूसरा जो है कलर चेंज करके लिखते हैं, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा बोल रहा है कि हमारा जो एक ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी सेकंड, सेकंड जो है हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो है इफिशियंसी जो है कितनी है, 60%, 60%, 60/100 इक्वल टू 0.6%, 0.6%। उसके बाद इसके लिए लिख रहा है कि ये दोनों जो है यूनिटी पावर फैक्टर पे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेपरेट आउट लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, जो फाइंड करना है सबसे पहले लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर्स को डिटरमाइन करना है, इफिशियंसी जो डिटरमाइन करना है वो 3/4% पे है, मतलब हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट टू फाइंड, टू फाइंड हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, लॉसेज फाइंड करना है। पी आयरन लॉस, आई पी आयरन मीन्स पी आई लॉस प्लस, हमें फाइंड क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें पी आई मतलब हमें लॉसेस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड पावर लॉस, सी यू एंड कोर, कोर एंड कॉपर लॉस फाइंड करना है, मतलब इसको लिख सकते हैं पी आई और पी सी यू, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है, वी नो डेट फार्मूला, आप ये फार्मूला जरूर जानते होंगे, जब आप मतलब कॉलेज में पढ़े होंगे तो ये फार्मूला जानते होंगे, जो एफिशिएंसी निकालने के लिए होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू जो होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू फार्मूला होता है एस एक्स कॉस फाइव, ठीक है, एस एक्स कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस पी सी यू, यही फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। तो निकालो, सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, एफिशिएंसी हमारा दिया हुआ है पहले ट्रांसफार्मर के लिए 0.95, पहले के लिए निकालना है, फॉर फर्स्ट एफिशिएंसी फुल लोड, फुल लोड, और दूसरा जो है यूनिटी पावर फैक्टर जो है 60% फुल लोड के लिए, फॉर फर्स्ट फुल लोड, एलओएडी फुल लोड के लिए हमारा क्या है, फॉर फर्स्ट फुल लोड, हमारा एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 0.95, और हम एस इक्वल टू कितना है, देखो 500 दिया हुआ है ना, तो 500 रखते हैं, 500 है ना, और एक्स की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, ये एक्स ऐसे लिख देते हैं, ये एक्स है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, एक्स 1 आ जाएगा, और कॉस फाइव भी हमारा यूनिटी है तो 1 आ जाएगा, और हमारा एस जो हो जाएगा, एस ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर से वही लिखेंगे 500 प्लस एक्स, एक्स जो है वो कितना है, 500 इंटू 1 इंटू कितना है भाई, ये कॉस फाइव भी 1 है, पी आई प्लस पी सी यू, इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो पी आई प्लस पी सी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आई प्लस पी सी यू जब फाइंड करोगे तो 2631.5 हमारा 31, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके रखा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, तो हमारा पी आई प्लस पी सी यू जो आएगा वो आ जाएगा, आप करके देखना, 2631.5.78 हमारा ये जो आ जाएगा, ये हमारा जो आ जाएगा लॉसेज आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, गॉट इट। अब क्या करते हैं फॉर सेकेंड, अब क्या करते हैं, नाउ फॉर जो है 60% फुल लोड, फॉर 60% लोड, 60% लोड के लिए फिर से हमारी जो एफिशिएंसी की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस एक्स कॉस फाइव अपान एस एक्स कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस पी सी यू। अब इसके लिए हमारा क्या है, 60%, 60% पे भी हमारा क्या है, 0.95%, मतलब ये दिया हुआ है परसेंटेज, हमारा क्या है, ये रेटेड जो है 500 दिया हुआ है, एक्स जो है कितना दिया हुआ है, एक्स जो है हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स जो है यहाँ पे जो आ जाएगा 0.6 इंटू कॉस फाइव, हमारा 1 आ गया, फिर से आगे सॉल्व करेंगे, 500 इंटू 0.6 इंटू 1 प्लस पी आई प्लस सी यू। अब देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा जो होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो होता है सी यू के साथ एक्स स्क्वायर लगा होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर सी यू, ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखो, सी यू के साथ एक्स स्क्वायर होता है, हमारे एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है
0.6 है। 1 मिनट, 60% है ना, तो 60% है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ना। 0.6, 0 पॉइंट हमारा 6, एक्स की वैल्यू 0.6, 0.6 रखेंगे, 0.6 का होल स्क्वायर, 0.6 का होल स्क्वायर रखेंगे ना, 0.6 का होल स्क्वायर इंटू PCU। तो यहाँ से फिर से हम निकालेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन PI प्लस 0.36 PCU इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 1578.47, मतलब ये 47 आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पी आई बराबर जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा, निकालना आप, 9868.41, ये हमारा क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा, ठीक है। और पी आई निकाला, फिर पी सी यू जो हमारा आ जाएगा, पी सी यू कितना आ जाएगा हमारा, 1644.7.37 हमारा वाट आ जाएगा। तो ये हमारा पी आई पी सी यू कैसे निकाला, ये हमारा पहला निकालना था, पहला हमने निकाल लिया है ना, निकाल लिया। नाउ हमें क्या पूछा था अगेन, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, सेकंड टर्म हमें पता करना था एट, जो x इक्वल टू जो है x इक्वल टू 3/4, तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.75, 0.75 पे हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू, फिर से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही एक्स एस एक्स एस कॉस 5 प्लस एक्स एस एक्स कॉस 5 पी आई प्लस पी सी यू एक्स स्क्वायर, सभी वैल्यू पुट कर दो धक्का सॉरी सॉरी, मतलब 1/1, मतलब हम रख लेंगे वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.75 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 500, 5 इंटू 10 के पावर 3 है, वो मैं रखना भूल जा रहा हूँ, 10 के पावर 3, जैसे यहाँ पे 10 के पावर 3 है, इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर जगह लिख लो भाई, 5 इंटू किलो वाट है ना, तो 5 इंटू 10 के पावर 3 लो, कहाँ गया, 5 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है, तो इतना आ जाएगा है ना, 5 इंटू 10 के पावर 3, 5 इंटू, ये तो किलोवाट लिखे ही हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर 3, मतलब यहाँ 5 इंटू 10 के पावर 3 इंटू कॉस 5 हमारा 1 हो जाएगा ना, कॉस 5 हमारा 1 हो जाएगा, फिर से आगे रखेंगे तो ये हमारा इतना ही आएगा, 0.75 इंटू 500 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 1 प्लस पी सी आई अब रखो कितना आ गया, पी जो है सबसे पहले पी आई की फॉर्मूला कितना है, और पी आई कितना निकाला है, 9868.41 प्लस पी सी यू कितना हमने निकाल के रखा है, पी सी यू निकाल के रखा है 16447.37, इतना निकाल के रखा है। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो हमारा जो एफिशिएंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी कितने आ जाएगी, एफिशिएंसी जो आ जाएगी 0.9, जो आ जाएगा 514, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 95, एक मिनट, हमारा जो एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी आ जाएगी भाई, ओ माय गॉड, इट्स ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, जो एफिशिएंसी मैंने पूरा निकाल के रखा था, 1 मिनट यार, यही तो गलत है, मतलब पूरा इरेज हो गया, आप देखो, पूरा इरेज हो गया भाई साहब, यार कितना मैंने निकाल के रखा है, 1 मिनट देखता हूँ, कहाँ तक मैंने फाइंड किया था। हाँ, मैं पहला हमने पी आई प्लस पी सी यू निकाला, ये पहले के लिए निकाला था ना, ये कितना है, पी आई प्लस सी यू 26 पॉइंट, अच्छा, आगे निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, देखो एट 60%, एट 60%, 60% के लिए हमारा 60% लॉस, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.6, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स एस कॉस फाइव अपान एस एस कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, जो दिया था 0.95 इंटू एस, मतलब यहाँ पे एस की वैल्यू जो है 0.6 दिया हुआ है, 0.6 इंटू 500 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 1, फिर से यही रखेंगे 0.6 इंटू 0, मतलब 500 इंटू 10 के पावर 3, समझ रहे हो ना, अब प्लस क्या करेंगे, पी आई प्लस पी सी यू, पी आई प्लस इसका वैल्यू 0.06 दिया हुआ है ना, 0.6 का होल स्क्वायर इंटू पी सी यू, यहाँ से डायरेक्टली हमारा जो आ जाएगा पी आई प्लस 0 पॉइंट जो है 36 पी सी यू बराबर हमारा कितना आया था, 1578.47, जो हमारा वैल्यू आया था, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
पी आई बराबर हमारा कितना निकला, पी आई बराबर हमने निकाला था 9868.4 वाट, ठीक है। पी सी यू हमने निकाला, पी सी यू हमारा कितना आया था 16, ये आप कर लेना जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये करना होता है, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर आप नहीं कर पाओगे, मैं तो जल्दी जल्दी आपको कर ले रहा हूँ। ये हमारा पहला, ये हमने निकाल लिया, पहला जो हमें निकालना था। नाउ अगेन, अगेन सेकंड पार्ट में क्या बोला था, x इक्वल टू 4, मतलब ये जो है 3/4 पे निकालने के लिए 3/4 इक्वल टू 0 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 75 पे हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एफिशिएंसी फार्मूला, एफिशिएंसी फार्मूला क्या होती है, एस एक्स कॉस फाइव प्लस एस एक्स कॉस फाइव प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर पी सी यू, बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 0.75 इंटू 500 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है, इंटू जो है 1/0.75 इंटू 500 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 1 प्लस पी आई यू, मतलब पी आई कितना दिया है, देखो पी आई हमारा, पी आई कितना दिया है 99868.4, और प्लस जो है पीसीयू 16447/37, ये हमारा वैल्यू दिया है। फाइनली जब निकालोगे हमारा जो आ जाएगा, वो जो आ जाएगा 95.14% हमारी जो हो जाएगी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये जो क्वेश्चन होता है गेट में बहुत बार आया है, आप एक बार पीवाईक्यू देख लेना। तो इस तरह से जो आपका ये भाई साहब जो है यूनिट जो है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, फोर्थ यूनिट। आपके लिए मैं ये एच डब्ल्यू दे रहा हूँ, मतलब होमवर्क, मतलब एच डब्ल्यू तो हाँ होमवर्क कह सकते हो, ये एच डब्ल्यू ये कर लेना। ये क्वेश्चन जो है पीवाई क्यू, मतलब ये देख सकते हो गेट में आपका 14-15 में आया है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने लिया था, इस तरह से आपका यूनिट जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन बताया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको समझ में आओ तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, मतलब शेयर एंड सब्सक्राइब टू। ओके, थैंक यू।